पैथोलॉजी पेपर सोल्यूशन 2023 का। ठीक है, जो लेक्चर था भाई एक्चुअल में सुपर 25 क्वेश्चन का 8:30 बजे से, ठीक है, किसी कारणवश हॉस्पिटल चले गए थे, किसी की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, वो लेक्चर एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब ये वाला लेक्चर क्या कर दिया जाएगा, जारी किया जाएगा। ठीक है, इसको हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बायो केमिस्ट्री के एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल और केवल ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है, थोड़ा दिन आप एकदम से एफर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सुपर 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा जो हमारे द्वारा बनाया गया 2-3 साल के पेपर को एनालिसिस करके, उसके बाद 2023 का पेपर सोल्यूशन, उसके बाद तुम्हारे पास 2024 का पेपर सोल्यूशन। यानी इन पेपर को आप अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपका इजली का, ठीक है, हो जाएगा। ठीक, देखिए सुपर, सबसे पहले आप पेपर सोल्यूशन पढ़िए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, सुपर यानी पेपर सोल्यूशन पढ़िएगा 2023 का, फिर 2024 का पेपर सोल्यूशन अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद सुपर 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर है। इसके पहले आप क्या कर दिए थे, आपको बता देना चाहते हैं, ये जो है हिंदी पोर्शन है, इसके पहले इंग्लिश का मीडियम का सुबह लेक्चर चल चुका था, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास 2023 और 2024 को जो सेकेंड ईयर के, चाहे 2023 के हो चाहे 2024 हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, हर एक पेपर को अच्छे तरीके से स्लाइड करके हमने प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक, तो ये सब हमने प्लेलिस्ट बना दिया। ये हिंदी मीडियम का पोर्शन है, क्या लिख रखा, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। कोड की बात की जाए तो 2608 ये आपका सामने कोड दिया गया है, इस कोड को याद रखिएगा, आपके जो पेपर में आएगा। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो टोटल 80 होता, टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा होता। सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा पहला क्या कहलाता है, पहला पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन होते, कितने, 7 क्वेश्चन होते, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या लिख रखा है, नेटवर्क इनेबल हो रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, वाईफाई तो कनेक्टेड बट वाई। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, बस इतना, विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट दिया गया, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए वर्ड से आप कमांड समझेंगे ना तो बहुत अच्छे, किसी भी चीज़ पे पढ़ रहे हैं, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो सर बोलिए, हाँ बोल तो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप अच्छे से शब्द पे कमांड पा लेंगे ना तो आप किसी भी चीज़ पे महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब वर्ड को समझिए एक्चुअल में रियलिटी में हो क्या रहा है। देखिए वर्ड दिया गया है आपके सामने, ठीक है, कोई पेज नहीं है क्या, यहाँ पर दिया गया, देखिए वर्ड। अब इसको यदि लिखा जाए तो कार्बो, यानी तुम्हारे पास इसका मतलब होता है कार्बन। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब कहीं भी वर्ड रहेगा तो इससे तुम्हारे पास जल से रिलेटेड, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और ये तुम्हारे पास पानी पाए जाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अब ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन, तीनों चीज़ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, मतलब हमें देखा जाए तो प्राइमरी का सोर्स कौन होता है, प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे रोटी में मिलता है, चावल में मिलता है, जो नमकीन खाते हैं उससे मिलता है, तो ये सब चीज़ों से क्या मिलता है भैया, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, चाहे कोई इसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो या कार्बन के कोई अन्य मात्रक हो, या ऑक्सीजन हो सकता है या हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन रहेगा तो यानी अकार्बनिक के अंतर्गत, चाहे सल्फर हो गया, ठीक है, और अदर भी चीज़ रहेगा तो तुम्हारे पास अकार्बनिक हो जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n पे कितना होता है भैया, 2 होता है। CnH2n पे क्या होता है, n होता है। अब n कुछ भी लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल Cn और H2n का क्या कर दिए, n नंबर किए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, 6 लेते हैं, n बराबर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो यहाँ C6 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे H2 और ऐसे यहाँ पर 6, अब गुणा करो, C6 बन जाएगा, इसका करेंगे 6 दूना 12, यानी हाइड्रोजन आपके सामने 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके सामने 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सामने टोटल बन चुका है एक प्यारा सा ग्लूकोज का फार्मूला। अब तो समझ गए होंगे कि इसी से, और ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n पे n
एन होता है। अब एन मतलब 2 4 10 8 5 50 100 कुछ भी तुम रख सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहले बता दीजिए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। इसमें कार्बन तथा हाइड्रेट का रेशियो होता है। देखिए कार्बन प्लस में हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब कहीं भी रहेगा तो समझिए जल होता है, तो इसका रेशियो यदि कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे आप? 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1 होता है। अब यदि मान लेते कोई तुमसे पूछ दे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए 1 है ये, और ये 2 है, और ये 1 है, तो ये लिखा गया 1:2:1 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, यूटिलाइजेशन सेल के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन की, ठीक है, उपस्थिति में होता है, जिसे, ठीक, अब कौन आ गया भाई, ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे पास हमारे सेल के अंदर देखा जाए तो डायरेक्ट यूटिलाइज होता प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, प्रेजेंस यानी एयर की उपस्थिति में होता है, इसीलिए एनर्जी के रूप में क्या निकलता है, एक्चुअल में देखा जाए तो एटीपी निकलती है। एक्चुअल में होता क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, C6H12, ब्लैक पेन नहीं है क्या, ठीक है, C6 हो जाएगा और H तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक, देखिए ये हमारा ग्लूकोज का पूरा फार्मूला हो गया। ठीक, अब हम क्या कर देते, बोला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहीं पर हमने क्या कर दिया, O2 ले लिया। अब इसको यूटिलाइज कराया जाएगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बाबू, रिस्पाइरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, रिस्पाइरेशन बोला जाता है। ठीक, तो रिस्पायरेशन हो गया। तो इसमें क्या होता क्या, अब ये जब यूटिलाइज होगा हमारे शरीर के अंदर तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस में वाटर निकलेगा, प्लस में क्या होगा, 38 एटीपी निकलेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है। तो ये जो होता है एक्चुअल में रिस्पायरेशन के दौरान, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकलती है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, इसी की मदद से निकलती है। C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6, यानी ये तुम्हारे पास ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति हमारे सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर जब तोड़ा जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, वाटर निकलता, प्लस में 38 एटीपी निकलती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, एक्चुअल में रिस्पायरेशन बोला जाता है, जो सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ये हो गया यहाँ से, जो हमने क्या कर दिया, यहाँ तक ने कवर कर लिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, हिल रहा है भाई, कि इसी में सब लोग कॉल कर रहे हैं, देखो इसीलिए ब्लर हो रहा, अब सही हो गया होगा। ठीक, जब कॉल करते तो मोबाइल वाइब्रेट करता, उससे थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो लोगों को लगता है कि लेक्चर तो देख लेना चाहिए भाई, कब फ़ोन कर रहे हैं। ठीक, देखो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक, और देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है CHO ग्रुप, यानी कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एल्कोहल ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, और कीटोन ग्रुप। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा जाए तो इतने तुम्हारे पास क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। कौन कौन, एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और कीटोन ग्रुप होता है। इतने तुम्हारे पास ग्रुप किस में पाए जाते हैं, एक्चुअल रियलिटी में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में इसका रोल क्या होता है, तब हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे तो उसके बाद पूरी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में कर देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक 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 रहे हैं भाई ने, ठीक है, टाइप करके देना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर बर्बाद कर देंगे भाई ये सब। ठीक है, ठीक, आधा लोग तो एकदम से नशा में रहते हैं कि मतलब एक दो बार फ़ोन न उठाया जाए तो लगातार करते ही रहेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, यहाँ से देखना। देखिए बायोलॉजिकल रोल ऑफ, ठीक है, ये तुम्हारे पास लिखा है। ठीक है, अब सुनिए, लिखा बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी बायोलॉजिकल यानी कार्बोहाइड्रेट के एक्चुअल में बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेन सेल में नर्व को इम्पल्स कराने में, जैसे हमारे पास नर्व सेल होती है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करती है। ठीक है, कंडक्ट करती है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है।
डीएनए तथा आरएनए के यानी लिखा कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कॉम्बिनेशन में सॉरी कॉम्पोजिशन में इन्हीं का होता है। जैसे डीएनए को तोड़ा जाए तो वो भी कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, ठीक, और आरएनए को तोड़ा जाए तो प्रोटीन वगैरह में भी टूटेगा, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का गुण ही होगा, ठीक। अब क्या होगा नेक्स्ट में, हिपेरिन के फॉर्मेशन में जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी तुम्हारे पास ये क्लॉटिंग है, ठीक है, यल है ये, तो मतलब हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है इन्हीं के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक गुण उसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट में, हार्ट डिजीज के उपचार में ग्लाइकोसाइड के रूप में, मतलब किसी पर्सन को कार्डियक प्रॉब्लम होता है, यानी हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, तो उसके हम कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है जिसे हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे तो आदमी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए कार्बोहाइड्रेट का हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब बायोलॉजिकल रोल हमने यहाँ से देख लिया। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, क्लासिफिकेशन पे, और क्लासिफिकेशन के लिए आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो ये आपके सामने रहा क्लासिफिकेशन प्यारा सा। देखिए हम अब एक एक स्टेप बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट को 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर किया गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर किया गया, मतलब 3 में कैटेगराइज किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर किया गया है। अब हम पहले आते हैं, क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड, और नीचे तुम्हारे पास क्या होता है पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड क्या होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, नाम से ही पता, जिसमें ऐसे एक यूनिट शुगर होता है। सेक्राइड मतलब शुगर होता है, मोनो मतलब एक होता है, तो जिसमें एक यूनिट, एक शुगर यूनिट होता है उसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया है, ठीक। डाइसेक्राइड क्या होता है, 2 शुगर यूनिट होते हैं। देखिए डाई मतलब 2, सेक्राइड मतलब शुगर, ये 2 शुगर यूनिट होते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओलिगोसेक्राइड तुम्हारे पास क्या होगा, जिसमें 3 अथवा 10 शुगर यूनिट होते हैं, 10 से मतलब कम होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 से यदि कम रहते हैं, ठीक है, 10 से तुम्हारे 3 और 10 के बीच में रहते हैं, उसे ओलिगोसेक्राइड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, रैफिनोज इसका एग्जाम्पल है। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो लगभग 10 ही होते हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा 10 से तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है, या कम भी मान सकते हैं, जो 10 यूनिट, मतलब सिंपल सा बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, जिसमें 2 4 10 रहते हैं, 10 से यानी 2 4 से अधिक रहते तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तो इसका एग्जाम्पल स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। तो ये सब इसका एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ऐसे शुगर सोल्यूशन जिसमें तुम्हारे पास टॉलवेंस यानी टॉलवेन या फेलिंग सोल्यूशन लेते, उसमें यदि डिजॉल्व नहीं होता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। यदि डिजॉल्व हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टॉलियन हो जाएगा, फेलिन सॉरी ये क्या लिखती है जी, डी ग्लूकोज हो जाएगा और माल्टोज हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। और रिड्यूसिंग शुगर में तुम्हारे पास सुक्रोज आएगा, जो चीनी में आपको, ठीक होता है। अब आते हैं एल्डोज। एल्डोज देखा जाए तो डू नॉट हैव लिखा, एल्डोज में देखा जाए तो शुगर हैव एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब शुगर के पास कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास डी ग्लूकोज होता है। कीटोन में देखा जाए तो शुगर है कीटोन ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, जिसे डी फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में डी फ्रुक्टोज बोला जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन रहा। तो इतना बड़ा लेक्चर एक था पहला, ठीक। अब थोड़ा सा आप तेजी से चलेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया प्रोटीन के बारे में, क्या कह दिया है, सबसे पहले क्या दिया, व्हाट आर प्रोटीन, क्लासीफाई प्रोटीन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा, प्रोटीन इज द हाई मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक होता है, ठीक है, एकदम से हाई मॉलिक्यूल, जो तुम्हारे पास जो मसल वसल बनाने वाले होते हैं ना तो यही लेते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये काम करता है, मसल गेन करने में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा प्रोटीन और स्ट्रक्चरल, यानी तुम्हारे पास देखा जाए तुम्हारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन एक्चुअल में रियलिटी में किससे बना होता है, रियलिटी में देखेंगे तो अमीनो एसिड से बना। जैसे एक अमीनो एसिड यहाँ, जैसे मान लेते ये चैन है, ठीक है, एक तुम्हारे पास अमीनो एसिड यहाँ 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 ऐसे तुम्हारे पास होता है ना, तो ये जो ये लगा हुआ तो इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में अमीनो एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक। और ये बीच में जो चैन होता है, इस चैन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए,
भरने से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जितने लोग हैं तो कम से कम बताइए। नेक्स्ट में लिखा प्रोटीन एक के बाद एक कई अमीनो, ठीक है, एसिड पेप्टाइड बांड से क्या होगा जुड़कर प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब एक नहीं कईयों हजार तुम्हारे पास जुड़ सकते हैं और डिपेंड करता है कितनी बड़ी श्रृंखला बनाई जा रही है। ठीक, प्रोटीन में मुख्य रूप से तुम्हारे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह से हमें बनाना रहेगा उस तरह से हम बना लेंगे। अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर अलग अलग पेप्टाइड श्रृंखला बनाई जा सकती है, यानी श्रृंखला बनता है जो सामने लिखा है। रासायनिक रूप से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कामा नाइट्रोजन कामा कार्बन कामा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जो तुम्हारे पास फास्फोरस, ये सब कुछ भी हमारे पास पाए जाते हैं किसमें, प्रोटीन में, एक्चुअल में रियलिटी में पाए जाते हैं। यदि थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो ये सब चीज़ रियलिटी में होता भी है। कैसे आप, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेलुलर लेवल पे आप एनसीईआरटी में भी अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, तो इजीली आप बता सकेंगे कि एक्चुअल में कितना कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, और सही रियलिटी में लोग बताते भी हैं। ठीक है, अब ये देखा जाए तो हमारे पास लिखा है रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट और ये संयोजन जो दिया गया है, अब ये कितना कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पेन कहाँ चली गई। ठीक है, तो ये होगा कार्बन, एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारे पास कार्बन देखा जाए तो कितना होता है 50 से लेके तुम्हारे पास 55% कार्बन, ये क्या है 55% तुम्हारे पास क्या होता है कार्बन। यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो 15 से लेकर 17% तुम्हारे पास इसमें नाइट्रोजन होता है। और हाइड्रोजन की बात की जाए हाइड्रोजन की बात की जाए बहुत कम है, तो मतलब 6 से लेकर 7% होता है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये भैया 21 से लेकर 24% होता है। अब फास्फोरस की बात की जाए एक्चुअल में तुम्हारे पास ये बहुत लेस अमाउंट में होता है, 0.1 से लेकर 1% के बीच में होता है। और सल्फर की बात की जाए तो ये बहुत कम होता है, 0.2 से लेकर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 2% तक हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास दिए गए हैं इन सब चीज़ के बारे में। ठीक, ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब आते हैं कि इस पे बायोलॉजिकल रोल पे आ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल पे आते हैं जो हम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं एक्चुअली बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके लिखना है, नहीं कि डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मिलेगा नंबर बट थोड़ा सा अगर डैमेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना, बायोलॉजिकल सोर्स। एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन का ही मदद होती है। ठीक है, एंजाइम के निर्माण में किसकी मदद होती है, प्रोटीन की मदद होती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, हार्मोन, हार्मोन के निर्माण में किसकी मदद लेते हैं लोग, प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक, जीन के, ठीक है, जीन के निर्माण में जो जेनेटिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब किससे पे जाता है तुम्हारे पास डीएनए, डीएनए का जो स्मॉल सा फ्रेगमेंट होता है उससे क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, जो यही डीएनए करते हैं। और डीएनए भी, डीएनए किसका बनता है, ठीक, प्रोटीन वगैरह से ही बनता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स कराने में प्रोटीन की ही मदद होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन आप एचएपी में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उसमें बताया हो गया कौन कितने, यानी कितने फैक्टर होते हैं, टोटल 13 फैक्टर होते हैं। बोन फार्मेशन में प्रोटीन की मदद ली जाती है। केसेल मेम्ब्रेन बनाने में प्रोटीन की मदद ली जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी शरीर ही प्रोटीनियस नेचर की होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसको हम पलटते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ से देखना पड़ेगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन भाई ये थोड़ा सा हिंदी में मत लिखिएगा, आपसे अनुरोध है। ठीक है, सब कुछ हिंदी में लिखिए, इसको तो थोड़ा सा कब से इंग्लिश में याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को फर्दर 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा डेरिवेटिव प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। ठीक है, होता क्या, सबसे पहले सिंपल प्रोटीन देखा जाए। सिंपल प्रोटीन के अंदर अगर तुम्हारे पास ट्रिक हमने दिया है एजी के प्रो, ए से तुम्हारे पास एल्बुमिन, जी से तुम्हारे पास ग्लोबुलिन हो जाएगा, के से तुम्हारे पास केरेटिनिन हो जाएगा, पी आर सो यानी प्रो से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोलामीन हो जाएगा, प्रोलोमीन हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, लिखा है तुम्हारे पास लीनुग्लाई होता है। ठीक है, नी से तुम्हारे पास, एल से देखा जाए तुम्हारे पास लिपोप्रोटीन होता है, एन यू से देखा जाए तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और ग्लू से देखा जाए तुम्हारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। डेराइव्ड प्रोटीन के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है, पे लिखा पो से तुम्हारे पास क्या होता है, पोलीपेप्टाइड होता है, पीई से तुम्हारे पास पेप्टेन होता है, पीआर से देखा जाए तो प्रोटीओज होता है। तो इतने तुम्हारे पास क्या हो गए, दिए गए हैं हमारे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और तुम्हारे पास डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं, जो आपके सामने दिए गए हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन एक जो रियलिटी में कैसे बनता है उसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए इसमें कई स्टेप होते हैं। डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए जब क्या कर देता है, आरएनए से बोलता है, ठीक है, डीएनए जब आरएनए से बोलता है भैया तुम प्रोटीन बनाओ, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है।
अब जब आरएनए से तुम्हारे पास प्रोटीन बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में उन्हें ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक, अब ये दिया गया है आपके सामने। तो यहाँ पर आरएनए भी कई तरह के हो सकते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। एक्चुअल में आर आरएनए ही प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि आर आरएनए मतलब राइबोसोमल, हमारे शरीर के अंदर राइबोसोम ही क्या कर देता, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मान लेते प्रोटीन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्शन वगैरह लिख देना है, बायोलॉजिकल रोल लिख देना और क्लासिफिकेशन लिख के अपना चुटकी में ख़त्म कर देना है। या प्रोटीन का इंट्रोडक्शन के बाद इसे लिखिए, फिर लास्ट में बायोलॉजिकल रोल लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं जी, ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्राईग्लिसराइड होता है। ठीक है, इसको आगे भी लिया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। कह दिया है व्हाट आर द ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड होता क्या है, गिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईग्लिसराइड, यानी उसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी हमें ट्राईग्लिसराइड की। तो सबसे पहले ट्राईग्लिसराइड की फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं ट्राईग्लिसराइड के बारे में। ठीक है, ट्राईग्लिसराइड क्या होता है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो लिख रखा ट्राईग्लिसराइड होता क्या, इसके बारे में पूरा इजीली सुनते रहिए। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आप सुनेंगे आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए क्या लिख रखा है, नाम से पता, ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड मतलब इसमें ग्लिसराइड के जो फैटी एसिड होते हैं वो 3 होता है। तो इसमें क्या लिखा है, ट्राईग्लिसराइड हमारे ब्लड में मौजूद एक प्रकार का वसा होता है। ठीक, एक प्रकार का क्या होता है, वसा होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से क्या होता है, मिलकर एस्टर का क्या कर देता है, निर्माण करता है। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, तो लिखा है ये ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिला होता है। अभी नीचे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे एक्चुअल में 3 का है फैटी एसिड जोड़ा जाता है, अभी रियलिटी में समझेंगे। से मिलकर एक एस्टर का निर्माण करता है शरीर। ठीक है, शरीर इसे भोजन से प्राप्त कैलोरी से संग्रहित करके, मतलब हम हमारे शरीर में कहेंगे सर हम ट्राईग्लिसराइड कैसे लेते हैं। ठीक, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप भोजन खाते हैं तो वहीं से क्या कर देता है, एक एनर्जी के रूप में खींच लेता है। यानी देखो कैलोरी में संग्रहित करके एनर्जी के रूप में उपयोग करने के लिए बनाता है कौन, ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, समान स्तर पर यह है। ठीक है, समान स्तर पर देखा जाए तो यह शरीर के, ठीक है, शरीर के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन इसकी अधिकता से हार्ट डिजीज हो सकती है। क्या हो सकती है, हार्ट वाली डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है तथा हार्ट यानी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है यदि अधिकता होगी तो, क्योंकि ग्लिसराइड फैटी एसिड वगैरह चलेगी। अब बताओ ये ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक, ब्लॉकेज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब जो ऊपर लिखे हैं ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये प्रशांत कौन है भाई, ये पढ़ने नहीं है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अब ये हो गया। अभी तो मैसेज डिलीट किए, एक बार दोबारा किए तो हम पूरी तरह से चैनल से ब्लॉक कर देंगे भाई। ठीक है, आइए पढ़िए ध्यान से। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर हो क्या रहा। सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्लिसराइल लिया, क्या लिखा, एक ग्लिसरॉल लिया। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन और के सामने तुम्हारे पास क्या होता है, 3 कार्बन। प्रणाम भाई। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक OH ग्रुप, यहाँ से OH, यहाँ से OH ग्रुप चढ़ देते हैं। यहाँ पर हम H ग्रुप, इसकी बाउंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। यह हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा आपके सामने। नीचे भी क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप आपके सामने हो जाएगा। ये एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो ग्लिसरॉल यहाँ पर लिखा हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा ग्लिसरॉल, तो हमने क्या कर दिया, ग्लिसरॉल का प्यारा सा स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। 3 फैटी एसिड, हम एक फैटी एसिड बनाते, क्यों, क्योंकि फैटी एसिड बड़ी लंबी चेन होती है और फैटी एसिड के अंत में देखा जाए तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है, अब सुनिए कैसे तुम पहचानोगे, अभी नीचे यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड तुम्हारे पास क्या लेना पड़ेगा, ये, और ऐसे करके, ठीक है, देखो ऐसे करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, OH ग्रुप चिपका देते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कभी कितना भी बड़ा लंबी तुम चैन बना सकते हो, कोई टेंशन, उसकी टेंशन ना लो। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में फैटी एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोला जाता है। अब गुरुदेव हम कैसे समझेंगे कि एक्चुअल में ग्लिसरॉल कौन है, फैटी एसिड क्या। अब यहाँ पर हम आपको शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं जो रियलिटी में होता है। ठीक है, रियलिटी में होता क्या है, देखिए
यदि कहीं भी ग्लिसरॉल रहे, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये क्या लिख दिए ग्लिसरॉल, कहीं भी तुम्हारे पास क्या हो जाए ग्लिसरॉल रहे, तो ग्लिसरॉल में तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए OH ग्रुप चिपका होता, OH ग्रुप चिपका OH ग्रुप, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए OH ग्रुप होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, फैटी एसिड कहीं भी रहे, ठीक है, तुम्हारे पास फैटी एसिड कहीं भी रहे तो तुम्हारे पास ये वाला ग्रुप चिपका रहेगा, बाद में COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। इससे तुम पहचान जाओगे कि कौन एक्चुअल में फैटी एसिड है और कौन में तुम्हारे पास ग्लिसरॉल है। ठीक, आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हो क्या रहा है देखिए, ये कैसे जुड़ेगा, जब जुड़ता तो उसे प्रक्रिया को सफोनिफिकेशन एक्चुअल में रियलिटी में बोला जाता है। ठीक, अभी जोड़ के भी हम बताएंगे, देखिए इसीलिए हम बनाए थे। देखो यहाँ से OH ग्रुप ले जाता, क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप ले जाता है और यहाँ से एक H ग्रुप निकलता। बताइए यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H ग्रुप निकलेगा, तो क्या निकलेगा एक्चुअल में आपके सामने वाटर का। ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव हो गई, नाम भाई, ठीक है, वाटर यहाँ से क्या होगी रिमूव हो गई। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सफोनिफिकेशन। अब यही जोड़ के एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड बनाता है। अब कहेंगे सर तीन काहे नहीं बनाए, देखिए एक इससे जुड़ता है, इसके ऊपर बनाएंगे, एक यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ता है, तो एक्चुअल में तीन होता है। तो हम जब नीचे अब क्या कर देते हैं, बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तीन फैटी एसिड, अब इतनी बड़ी चैन को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है, और इसको COOH मान लेते हैं, और R तुम्हारे पास COOH मान लेते हैं, और R तुम्हारे पास क्या हो जाता है, COOH हो जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। उसके बाद तुम्हारे पास प्लस में इसको हम बनाते हैं। अब इसको इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं गुरुदेव, थोड़ा सा बनाइए, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, CH2, यहाँ दूर थोड़ा सा कर देते हैं H2, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, HO बना देते हैं, उसके बाद C, ठीक है, इसी से बॉन्डिंग करते चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास H2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ये H2 आप जोड़ दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से OH ग्रुप हो जाएगा। अब रियलिटी में होता क्या, यहाँ से एक तुम्हारे पास ये लिया जाता और इसका ये लिया जाता, ठीक है, ये हो गया। और रियलिटी में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास चैनल पर अपना फोटो डालो, ठीक है, काहे भाई कहाँ करना, शादी नहीं करनी है ना हमको ठीक है, तुम भी यार गजब इंसान हो, बॉय हो बहन लड़के हो कि क्या लिखें, डी बॉय लड़का को फोटो में, लड़की उड़की होती तो कोई दिक्कत होता है, तुम भी यार, ठीक है। तो ये होता है आपके सामने एक्चुअली। फिर रियलिटी में क्या होता है, तुम्हारे पास यहाँ से तुम्हारे पास ऐसे लेके जाता। अब ये जब जाता है ना, तो यहाँ से देखिए ये जब निकलता तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकलता है ना, तो एक्चुअल में रियलिटी में देखिए कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, और यहाँ से कार्बन हो गया, ये तुम्हारे पास H2 ग्रुप, यहाँ से H2 ग्रुप, ये तुम्हारे पास H2 ग्रुप। अब जोड़ते हैं, अब ये जो जुड़ रहा है इसी के बारे में देखो, RCOO जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R, ठीक है, यहाँ पर C, और बॉन्ड में तुम्हारे पास क्या करेंगे O, और यहाँ पर O डाल देंगे, डबल बॉन्ड तुम्हारे पास ये, मतलब ये देखा जाए CO लिखा, COO जुड़ गया है, यहीं पर भी सेम टू सेम आप कर दीजिए, ऐसे डबल बॉन्ड तुम्हारे पास O, और यहाँ पर O ऐसे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या करिए, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके सामने। तो ये प्यारा सा बन गया तुम्हारे पास ट्राई, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आप ये प्रक्रिया समझ गए होंगे यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया है आपके सामने। अब गुरुदेव ये जो जुड़ रहा है तो इसको बांड को क्या, जैसे ये किसी से जुड़ रहा है ना, अब जो होता क्या है, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ से देखा जाए तो ये जो प्रकेत में यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है, ये जो जुड़ रहा है यानी ये जो जुड़ेगा इससे यहाँ जो जुड़ेगा, तो ये जानते हो इसको क्या बोला जाता है, एस्टर बांड बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, एस्टर बांड बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने। अब हम क्या कर देते हैं, इसकी फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक कहीं भी आप लिख दीजिएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेस में होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना तो यानी सॉलिड फेस में रहेंगे। ये आमतौर पर रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड, तुम्हारे पास अनसेचुरेटेड। यदि सेचुरेटेड रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अनसेचुरेटेड रहेगा डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यह अधिकतर एनिमल में पाया जाता है, मतलब सेचुरेटेड जो रहेगा अधिकतर एनिमल में पाया जाता है, और ये तुम्हारे पास प्लांट में पाया जाता है। अब कोई सेचुरेटेड का एग्जाम्पल कोई पूछे तो पामिक एसिड हो जाएगा और स्टेरिक एसिड हो जाएगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कह देगा एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड ग्लिसराइड यानी ग्लिसराइड रहेगा, तो ये एग्जाम्पल आप ठोक दीजिएगा। अनसेचुरेटेड में तुम्हारे पास ओलिक एसिड होगा, लिनोलेक एसिड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। ये जल में तुम्हारे पास अघुलनशील तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, एक्चुअल में रियलिटी में घुलनशील होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा भाई,
ठीक, अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, इतना डीपली जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। कर दिया वाटर डीएनए, डीएनए एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक मॉडल का पूरा अच्छे तरीके से डीएनए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए सामने दे रखा डीएनए के बारे में। अब डीएनए की तो धज्जियाँ आप उड़ा ही सकते, छोटे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक पॉलीमर, ठीक, अणु होता, मतलब एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होता। तुम सोचो एक नहीं कई बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, ये हो गया। यह न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट से बना होता है। इसे, ठीक है, इसे पॉलीमर को, ठीक है, इस लिखा, इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, दो पेन एक साथ के पकड़ करके बनाओ, वही तो वही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये लिखा है तुम्हारे पास एक कार्बन, एक 5 कार्बन शुगर, यानी जिसे हम डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक तुम्हारे पास क्या होता है, एक यन नाइट्रोजन, यानी यन मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त क्षारीय शर्करा से जुड़ा होता है। यन मतलब क्या होगा, वो नाइट्रोजन बेस, चाहे प्यूरिन चाहे पिरिमिडिन कुछ भी हो सकता है आराम से। ठीक है, और ये फास्फेट ग्रुप, एक तुम्हारे पास क्या होता है, फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या, स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर प्यारा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, डीएनए का काम भी लिख देंगे, फंक्शन। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, इसको प्लीज आप याद रखिएगा, ये वाले वैज्ञानिक का नाम वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में की थी। सन नहीं याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, बट इसमें आप नहीं सन रखेंगे तभी, क्योंकि ठीक है इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, लाइन इथिक्स में थोड़ा सा सन वगैरह याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखा जाए तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल हेलिक्स होते हैं, जैसे रस्सियाँ एक दूसरे से लपेटी होती है उस टाइप में होता है। एंटी पैरेलल स्टैंड होता है। एंटी पैरेलल स्टैंड मतलब थोड़ा सा हम यहाँ से बना के दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ऐसे यदि रहेगा, ठीक है, ऐसे ये हो गया, और हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो अगर यदि 5 प्राइम रहेगा तो ये ब्लैक वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 3 प्राइम होगा। और यदि ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, तो ये तुम्हारे पास 3 प्राइम। तो ये लिखा एंटी पैरेलल होते, एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बांड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस, मतलब दो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बांड। जैसे तुम्हारे पास एडेनिन, एडेनिन मान लेते किसी से जुड़ रहा है, ठीक, एडेनिन मान लेते थाइमिन से जुड़ रहा है, बट एक्चुअल में तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, अब होता क्या है, देखिए एडेनिन, थाइमिन और ग्वाइनिन होता है। देखिए एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, जो ए होता है हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से टी से जुड़ता है, यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटा सा क्या कर देते हैं, हम बना के आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए आपको ऐसे 2 पेन लीजिएगा, ठीक है, अब 2 पेन लीजिएगा, दोनों पेन को ऐसे बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से करके ऐसे, ठीक है, छोटा सा बना रहे हैं बट आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ख़राब बन रहेगा भाई, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा भाई, पेन ही नहीं चल रही है। थारे गाड़ी थारा पैसा। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा सही से बनाएंगे, यहाँ पर स्पेस था, एक पेज में अच्छे से बनाएंगे ना तो बहुत शानदार बनता भाई। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत शानदार बनाते हैं। ठीक है, होकर रहा है, अब ध्यान से सुनिए इनके बारे में। अब देखिए, अब हम क्या बोलते हैं, जो जो बोले हैं क्या करेंगे, एडेनिन जो हमेशा हमेशा, देखो एडेनिन हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ेगा, ये आप के सामने यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। साइटोसिन हमेशा हमेशा क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनिन से जुड़ेगा, ये अभी आप अपने गांठ में बांध लीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी से सारा काम होएगा भाई, और इसको होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से आप सुनिए। देखिए ये हो गया आपके सामने। अब हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर हमको दिखाना चाहिए तो एडेनिन कर देंगे और थाइमिन कर देंगे, डबल बॉन्ड इनके बीच में हम लगा देंगे यहाँ से, और ग्वाइनिन हो जाएगा, सॉरी साइटोसिन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनिन हो जाएगा, यहाँ से चिपका देंगे। और तुम्हारे पास एडेनिन डबल बॉन्ड, तुम्हारे पास थाइमिन यहाँ पर हो जाएगा, साइटोसिन, और तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनिन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। और भी चिपका सकते हैं, डबल बॉन्ड तुम्हारे पास टी हो जाएगा, और याद रखना हमेशा इसे चिपकता है। ठीक, अब हो क्या रहा, यहाँ पर प्राइम, अब
प्राइम दिखाइए, ठीक है। एक्चुअल में हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे रियलिटी में ये तुम्हारे पास डबल हेलिक्स होता है। ये वाले को यदि हम क्या करेंगे 3 प्राइम मानेंगे तो ये वाला मुड़ के आया है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे 5 प्राइम। इसको यदि आप 5 प्राइम मानेंगे तो इसी के बगल में आपका 3 प्राइम होता है, इसीलिए बोले थे एंटी पैरेलल होता है, जो सामने यहाँ से दिखाया गया है। ये हो गया। यहाँ से देखिए नीचे दिखा देते हैं कि इसी के सर्फ एक तरफ AUGC होता है, नहीं, जो तुम्हारे पास यूरेसिल होता है वो RNA में होता है, क्या होता है RNA में होता है, ठीक है, ठीक है। AIGC नहीं, AT एडेनिन थाइमिन से होता है, ग्वाइनिन साइटोसिन से होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो तुम्हारे पास दूरी रहता है टोटल कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं, यूरेसिल RNA में पाया जाता है भाई, ये कंफ्यूजन न करिए, DNA है, RNA में वही तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो थाइमिन की जगह यूरेसिल आके जुड़ जाता है, ठीक है। उसका तुम छोड़ो, इतना कंफ्यूजन न क्रिएट करी भाई, दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एक जो तुम्हारे पास यहाँ से एक बार जो घूमता, देखिए एक बार जब घूमेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का घूमेगा तो वो एक्चुअल में रियलिटी में यहाँ से जो तुम्हारे पास घूमा हुआ है यहाँ तक, तो ये टोटल और टोटल कितने होते हैं एक्चुअल में 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो रियलिटी में यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, कितना, और एक में देखा जाए तो एटलीस्ट 10 होते हैं, मतलब ये यहाँ से जो घुमा हुआ तो 10 होते हैं, तो 3 पॉइंट ये रहता तो इसे 10 से गुणा कर दोगे तो ये 34 एंगस्ट्रॉम बन जाता है एक बार जब कॉइलिंग करता है तो, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया मेरे भाई प्यारा सा स्ट्रक्चर आपके बारे में, ठीक। और भी बना देते हैं, इसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में हाइड्रोजन बांड बोला जाता है, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बांड। ये तुम्हारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, ये डबल हाइड्रोजन बांड हो जाएगा, ठीक। तो आपके सामने यहाँ से प्यारा सा हमने देख दिया है, ठीक। ये हो गया आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर। अब इसका थोड़ा सा काम देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ DNA, ठीक है। AC यानी लिख देते, चलो पूरा नाम लिख दें, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं भाई, अरे यार हम हैं तो क्या गम है, उसका टेंशन ना लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। A से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एडेनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा A से एडेनिन हो जाएगा। T से तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू थाइमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा थाइमीन हो जाएगा। और C से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा। और G से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा गुआनिन हो जाएगा, ठीक। और बहुत बार को लिखें, ये तुम्हारे पास ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब कहेंगे ये सर क्या होते हैं, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक। अब इधर चले आते हैं फंक्शन ऑफ DNA पे। फंक्शन ऑफ DNA पे क्या होता है ध्यान से सुनिए, इसका काम क्या होता है। DNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो लिखा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने का कार्य क्या होता है DNA से होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने में इन्हीं का निर्माण किया जाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में कौन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है DNA जब आदेश देगा RNA को, हे RNA तू आज प्रोटीन बनावा, जैसे आपके अपने आदेश देते हैं मम्मी आज तू पनीर बनावा, तो उस तरह से आपके DNA जब बोलेगा हे RNA तू आज प्रोटीन बनावा तो प्रोटीन बनाएगा, तो RNA बोलेगा प्रोटीन से, तो RNA के बहुत स्टेप होते हैं, rRNA, ठीक, rRNA होता है, mRNA होता है, tRNA होता है। तो ये सब जब मिल के जब बनाते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है जानते हो क्या, उस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। और याद रखना ये जो आप पढ़ रहे हैं ना बायोकेमिस्ट्री एकदम से लूल लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री अभी नीट की तैयारी करेंगे ना तो बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तुम सोच सकते हो बायो मालिक्यूल जब पढ़ाया जाएगा 1.5-2 महीना लेक्चर लिया जाता भाई, ठीक है। और जब हम कर रहे थे तो सोचो सेल कितना दिन, सेल वो उसमें हम ऑनलाइन जब क्लास लिए थे तो 1.5 महीना तक, यानी टोटल 46-44 दिन तक केवल और केवल सेल चला था एकदम डीपली जाके, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में DNA होता है, क्या होता है सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है कौन, यही, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटी के यानी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी DNA की होती है, ठीक है। शरीर की बनावट यानी ग्रोथ इन सब पर ही निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि DNA के अंदर छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं, और जीन ही क्या कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, मतलब कोई कारण है जीन म्यूटेशन हो गया तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो बहुत सारे लक्षण क्या हो जाएंगे आपके खराब हो जाएंगे, तो इसलिए जीन म्यूटेशन इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, इधर आ जा तू, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम होते क्या, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई। व्हाट आर एंजाइम और डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक फैक्टर, सॉरी एंजाइमेटिक एक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंजाइम क्या होते हैं और इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, इनको अफेक्ट कर सकते हैं।
तो कईयों फैक्टर हैं, ठीक है, जो इनको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से सिंपली लिखते हैं एंजाइम, उसके बाद तुम्हारे पास फैक्टर वगैरह तो आप भड़बड़ा के लिख देंगे। ठीक है, अभी आपको दिखा देंगे, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हम PDF में डाल देंगे, आराम से देख लीजिएगा वहाँ से। DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिखा है एंजाइम, यानी एंजाइम गुरुदेव क्या होता है, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिए। क्या बोल दिया है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपके गांव में एक घर से दूसरे घर से झगड़ा हो गया, ठीक, तो अपने घर से वो गरियावत है या दूसरे घर से वो गरियावत है, ये मेंटेन चलता रहा, कोई तीसरी पार्टी आती है, दोनों लोगों को चढ़ा देती है, दोनों लोग मार कर देते, तीसरी पार्टी खड़ा होकर देखती है, तो वो एक कैटालिस्ट की तरह काम किया, मतलब झगड़ा को थोड़ा सा क्या कर दिया, उत्तेजित करने के लिए थोड़ा सा काम किए। ठीक, उसी को सिंपली क्या बोला जाता है मेरे बाबू, बायो कैटालिस्ट बोला जाता है। या बायो क्यों गुरुदेव बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है बायो कैटालिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके बारे में 36 कॉपी में दिया था, तब भी गड़बड़ हो जा रहा है जी। सारे गाड़ी तारा पैसा, ठीक है, लिखा है बायो, लिखा एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है, बिना अभिक्रिया से भाग लिया। ठीक है, क्या लिख दिए हैं जी, ठीक है, बिना अभिक्रिया में भाग लिए, कहने का मतलब जो दो रिएक्शन करा रहा है, जैसे मान लेते कोई ए कंपाउंड और प्लस में तुम्हारे पास बी कंपाउंड रिएक्शन मान लेते 2 घंटा में कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उसी रिएक्शन को ए प्लस बी में कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे 2 घंटा लग रहा है तो मान लेते 10 मिनट के अंदर खत्म करके रख देगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की उपस्थिति में। तो एंजाइम अब भाग नहीं लेता, केवल इनसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं तो जो तीसरा आदमी चढ़ा केवल दिया, उसमें भाग नहीं लिया है, ठीक, तो वो हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब एक तुम्हारे पास एंजाइम होता है, क्या सामने सब्ट्रैक्ट होता है। अब बताइए ये जब इसी से बाइंड होगा तो इसके एक्शन को परफॉर्म करेगा। देखिए ये बाइंड होगा, अपने एक्शन को परफॉर्म किया। अब जब ये जब एक्शन को परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाएगा, कि जो रियलिटी में देखा जाए तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जब यहाँ से बन के हटेगा फिर दूसरा एंजाइम आएगा, ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती रहती है। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे डाइजेशन हो जाएगा, रिस्पायरेशन हो जाएगा, DNA सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है गुरुदेव, यहाँ पर सामने दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या लिख रखा है, पहला है तुम्हारे पास लिखा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में तुम्हारे पास क्या होता है, एमाइलेज आता है, प्रोटीएज आता है, 2 आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीडोरी लिखा, ऑक्सीड्यूरो यानी डुक्टेएज दिया गया है, जिसका एग्जांपल तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कैटालेज हो जाएगा, एस्कॉर्बीएज हो जाएगा। ट्रांसफेरेज में तुम्हारे पास कौन सा एग्जांपल आता है, हेक्साकाइनेज आता है, और तुम्हारे पास कोलिन एसिटाइल, ठीक है, ट्रांसफेरेज आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में तुम्हारे पास एग्जांपल कौन आता है, तुम्हारे पास एनालीन आता है और तुम्हारे पास एपीमीरेज आता है। 2 एग्जांपल इसके हो जाएंगे यहाँ से। लाइएज आता है तुम्हारे पास एग्जाम्पल में, एल्डोलेज आता है और तुम्हारे पास फुमरेज आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बारे में। लाइएज देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास अमीनो एसाइल, ठीक है, ठीक है, लिखा है एमाइन एसिलाइड सिंथेटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंथेटेज हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, तो ये आपके सामने टोटल प्यारा सा क्लासिफिकेशन रहा है। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन। अब इसके फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन था ये, 5वां नंबर, 31 पेज नंबर पे है इसका फैक्टर अफेक्टिंग कारक। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यदि आप थोड़ा सा लिखना चाहें, इंग्लिश में है, अब हिंदी में करके हम लिख दे देंगे आपको। फैक्टर लिखा यानी फैक्टर अफेक्टिंग कारक पर समझ जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैक्टर मतलब बताइए, ये क्या कर देते हैं, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट जो है अब ये नहीं रहेगा, ये एक्टिवेट रहेगा तो उतनी तेजी से एक्शन करेगा। एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब एंजाइम जो रहता है कितना उसमें पानी मिलाया गया है, कितने एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, उसको टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तापमान यदि ज़्यादा रहेगा तो एंजाइम सही से नहीं काम करेंगे, कम रहेगा तब भी नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। पीएच को सोल्यूशन, पीएच सोल्यूशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो पीएच बताओ एसिडिक नेचर का रहेगा तब भी नहीं, बेसिक नेचर का तो रहेगा तब भी नहीं। तो इस तरह से इफेक्ट पड़ सकता है उनके बारे में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है सर कोई दवा बताइए जो नींद न आए। भाई नींद नहीं आया, अभी तुम सोचो हम, ठीक है, अब इस टाइम कितना बज रहा है,
एटलीस्ट आपका 10:30 बज रहा है, आपको लेक्चर लेंगे लगभग 11 11:30 बज जाएगा, फिर खाना बनाएंगे खाएंगे, फिर 6 बजे लोग 9 10 वाले का क्लास चलता है भाई। अब तुम सोच सकते हो कब हम सोए, कब उठे, कब बैठे, क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखना दिन भर है अच्छे तरीके से, ठीक। मोटिवेट रहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, ठीक है। स्पाइसी चीज़ आप थोड़ा सा कम कर दीजिए तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी पियो, नहीं सर कॉफ़ी, हम चाय नहीं पीते भाई, ठीक है। इधर यहाँ लिखे आने की दवा, नींद आने की दवा अल्प्राजोलाम भाई खतरनाक होती है, अगर खाना मत भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो एंजाइम होगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा क्रेब्स साइकिल क्या होती है, इसको पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन दे रखा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या होती है इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके सामने क्रेब्स साइकिल दिया गया है, तब ये क्रेब्स साइकिल क्या होता है ध्यान से सुनिए आप, केवल प्यार से अच्छे तरीके से। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, लिखा है क्रेब्स साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्रेब्स साइकिल एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल यानी बायोकेमिकल साइकिल है, मतलब ये क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हम ये ग्लूकोज खाएं है ना, तो ये आता सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये क्रेब्स साइकिल को भेजा जाता है फिर ईटीएस को, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो सोच सकते हो हमारे सेल के अंदर कितनी एक्टिविटी कईयों हमेशा चल रही है। तो वही लिखा क्रेब्स साइकिल एक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल साइकिल है जो सेल को ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा यानी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो माइटोकांड्रिया में होता है, किसके अंतर्गत तुम्हारे पास टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो टीसीए साइकिल ये लिखा टीसीए, टीसीए तो वो लिखे तो हैं भाई, ठीक है। चलो लिख देते हैं भाई, चलो टीसीए साइकिल भी बोला जाता है या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल एक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल साइकिल है जो सेल को ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कौन सा ये तुम्हारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो माइटोकांड्रिया में होता है। कोई पूछेगा जैसे हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछते 1 नंबर में क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकांड्रिया, सेल, विद इन द सेल या नन ऑफ दिस, तो किसके अंतर्गत मारेंगे, एग्जैक्ट माइटोकांड्रिया मारेंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन टूटने से सेल में ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी की उपस्थिति में। क्रेब्स साइकिल क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट जो खाएं या प्रोटीन खाएं या फैट खाएं सबको ये तोड़ देगा, सबको जब तोड़ देगा तो ये क्या निकालेगा बाबू, ऊर्जा निकालेगा, क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। जो एनर्जी निकालेगा किसके रूप में निकालेगा, एटीपी के रूप में निकालेगा। तो ये एटीपी का यानी क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। स्टेप प्लीज आप याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्टेप देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं महा इम्पोर्टेंट होता है। तो इतने स्टेप होते हैं। सबसे तुम्हारे पास क्या लिखा है, ए सिटी इन केरला, ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर मनी ऑरेंज। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ट्रिक है, ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर मनी ऑरेंज, मतलब क्या करनी है, एक सिटी थी केरला के अंदर जो हमने क्या कर दिया, क्या बेचना स्टार्ट कर दिया, ऑरेंज बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर मनी ऑरेंज, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सीटी से यानी सिट्रेट हो जाएगा। इन से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट हो जाएगा। और तुम्हारे पास केरला से देखा जाए तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हो जाएगा। और स्टार्ट से देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग से देखा जाए तो क्या होता है, सक्सीनेट हो जाएगा। फार से देखा जाए तो फ्यूमरेट हो जाएगा। और मनी से देखा जाए तो मैलेट हो जाएगा। ओ से देखा जाए तो ऑक्जिलो एसीटेट हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब इसका तुम्हारे पास फुल फॉर्म कुछ ऐसे भी मान लेते तुम्हारे पास हो क्या गया, जैसे मान लेते अब क्रेब्स साइकिल आपको दिखाएं, कहें भाई ये टीपी निकल रहा है, NADPH निकल रहा है, NADP निकल रहा है, ये ले रहा है, ये दे रहा है, तो समझबा नहीं करेंगे। तो उसके थोड़ा सा फुल नेम आप देख लीजिए। NAD का मतलब N से निकोटीनामाइड, A से एडेनिन हो जाएगा, D से डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। अब NADH जो होता है तुम्हारे पास निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है GDP, जिसे हम क्या बोलते हैं, G से गुआनोसाइड बोलते हैं, डाइफास्फेट बोलते हैं, ठीक। और T यानी GTP से देखा जाए तो यहाँ डाई की जगह ट्राई लगा देंगे, फुल नेम वैसे लिख देंगे। FAD मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है, फ्लेविन होता है, एडेनिन होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड होता है,
ठीक, अब इसमें जब लिखेंगे तुम्हारे पास फ्लेविन हो जाएगा, एडेनिन होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन हो जाएगा, जो आपके सामने सिंपली दे दिया गया है। तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है क्रेब प्रोडक्ट। अब देखिए जब क्रेब साइकिल होती है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट लिखा, 3 NADPH निकलता, 2 FADPH2 निकलता, 1 ATP निकलते, 2 तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो इसका नहीं, अब ये सब भी कन्वर्ट होगा ATP में, तब जाकर हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अब इसका हम क्या कर देते हैं, ठीक है, क्रेब साइकिल कहाँ गई कॉपी ब्रदर्स। ठीक है, क्रेब साइकिल वाली कॉपी कहाँ गई, ओ भाई लाइन नहीं क्या था रे भाई, दिक्कत हो जावे। 1 मिनट ब्रदर्स। ठीक है, साइकिल लाते हैं, साइकिल मतलब क्रेब साइकिल लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइकिल कैसे लाएंगे लेक्चर में भाई। ठीक है, ये होगा वट, पानी भी पी आते भाई इसी टाइम थोड़ा सा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। सब लोग भाग गए भाई इतने जल्दी। ठीक है, अब क्रेब साइकिल हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये साइकिल बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ आना है, देखिए अब जो हम बोले हैं एसिटाइल को एंजाइम, यही हमारे साइकिल के अंदर इंटर करता है। देखिए सबसे पहले होता क्या, ये जो तुम्हारे पास पाइरुवेट होता है, ये किससे आता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो एक पाइरुवेट बनाता है, जो तीन तुम्हारे पास यानी हाइड्रोजन सॉरी 3 कार्बन के होते हैं। ठीक, अब 2 एसिटाइल को एंजाइम यानी 2 कार्बन के होते हैं, यहाँ पर आ गए पहला स्टेप। अब ये क्रेब साइकिल के अंदर इंटर करेगा, तो तुम्हारे पास बोले हैं ए से तुम्हारे पास एसिटाइल को एंजाइम, तो ये एसिटाइल को एंजाइम हो जाएगा यहाँ से। दूसरा स्टेप में सिट्रेट हो जाएगा। इसको प्लीज इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी हमने सिंपल तरीके से बताया हुआ है। तो ये तुम्हारे पास सिट्रेट हो जाएगा जो 6 कार्बन का होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से क्या करेगा, कुछ न कुछ बनाएगा, जो किसकी उपस्थिति में, एक्नोटेज की उपस्थिति में। क्या करेगा, एक्नोटेज की उपस्थिति में। ठीक है, अब हो क्या रहा, फिर क्या करेगा, ये जो सिट्रेट हो गया एक्नोटेज की उपस्थिति में, इसको ऊपर करते हैं, क्या बनाएगा, आइसोसिट्रेट बनाएगा। अभी ये कितने कार्बन के हैं, टोटल तुम्हारे पास 6 कार्बन के हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखा जाए तो एक तुम्हारे पास NAD+ जो होता है, तो यहाँ पर इस साइकिल में इंटर करता है, NADH बनाता है। क्या बनाता है, NADH बनाता है, किसकी उपस्थिति में, आइसोसिट्रेट
डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में फिर यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती उसे डीकार्बोक्सिलाइजेशन बोला जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर पूरा फोल्ड करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, पूरी जब यहाँ पर निकलता तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो तुम्हारे पास डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब बताओ 6 कार्बन था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एक कार्बन यहाँ पर घट गया तो 5 कार्बन हो गया। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है। फिर क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, फिर NADH रहेगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से एक कार्बन देखो निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या बनाता है, ये वाला घुस जाता है हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है। तो ये 4 कार्बन हो गया। अब ये 4 कार्बन, ठीक है, आप सर आपका बच्चा पुकार रहा है कौन सा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन सी, यानी देखो 4 कार्बन यहाँ पर बचे, 5 से एक कार्बन डाइऑक्साइड रूप में कार्बन यहाँ निकला तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चलेगा, GDP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनल को एंजाइम एसीटेज की यानी सिंथेसिस की उपस्थिति में क्या बनेगा, सक्सीनेट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, सक्सीनेट बनेगा। ये जब सक्सीनेट बनेगा तो FAD इसमें इंटर करेगा, FADH2 के रूप में निकलेगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज निकल जाएगा यहाँ से। और क्या बना देगा तुम्हारे पास, फ्यूमरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्चुअल में फ्यूमरेट बनाएगा। और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा फ्यूमरेट की उपस्थिति में। उसके बाद तुम्हारे पास मैलेट यानी 4 कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए अभी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। मेलेट डिहाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा, NAD+ बनाता है, NADH के रूप में निकाल देता। ऑक्स लिखा है, ऑक्सा बेन यानी ऑक्सा बेसी एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बन का होता है। ये फिर जाएगा सिट्रिक एसिड, यहाँ से आएगा तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम। ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब तुम सोच सकते हो हमारे अंदर कितनी एनर्जी निकल रही है, दिन रात कितनी क्रेब साइकिल चल रही है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया क्रेब साइकिल के बारे में। इसको साइड में रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे चलते हैं। 60 इन, ठीक है, लिखा राइट इन 60 वेरियस टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। एक्चुअल में लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसको पूरा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लीवर फंक्शन टेस्ट कई होते हैं, बट हम यहाँ पर मेनली कुछ ही लिखे हैं, ठीक है। लिखा लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम LFT के नाम से जानते हैं। अभी मार्केट में जाएंगे ना जांच करवाने लैब वगैरह में, तो कहते हैं LFT कर दिए। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। अब ये क्या होता है गुरुदेव, ये कौन सी अब आ गई, इसके बारे में हम ध्यान से सुनिए। क्या लिख रखा है, लिखा LFT एक ब्लड टेस्ट का समूह है जो जांचने के लिए किया जाता है कि यकृत ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मतलब जो लीवर है सही में एक्चुअल में रियलिटी में सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसमें पहला टेस्ट होता है तुम्हारे पास सीरम बिलिरुबिन टेस्ट होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर बिलिरुबिन लेवल देखा जाता है, और ये बढ़ेगा तो समझ लो पीलिया हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। तो ये क्या कर देता है, ये RBC के ब्रेक डाउन में से बनता। मतलब RBC जब टूटती है ना, तो RBC टूटेगी तो हमारे शरीर पीला होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसकी कमी से क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 0.3 मेगा यानी mg/dl होता है, ठीक। ये होगा। सीरम प्रोटीन पे आते हैं। सीरम प्रोटीन ये शरीर में कुल प्रोटीन की मात्रा को दर्शाता है, जो कितना होता है 7 से लेकर 7.5 ग्राम पर DL होता है, ठीक है। यानी तुम्हारे पास DL होता है। अब इसकी कमी से तुम्हारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन मतलब क्या होगा, थ्रोम्बिन होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट को कितना % डिस्काउंट मिलता है LFT करवाने, भाई एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो हम सब लोग 50% करवा देते हैं, ठीक है। और भी खतरनाक टाइप में है तो जाइए, ठीक है, 1 रुपये पर्ची कटाइए, हॉस्पिटल में बड़े वाले तुम्हारे पास जो सरकारी होता है उसमें करवा दीजिए और काम हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तब ये लिखा, ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बताता है। जो तुम्हारे पास प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में कितना सेकेंड लगता है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो लिखा प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसे एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगता है उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम ही बोलते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम को दर्शाता है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने होता है तो कितने सेकंड के अंदर हो जाता है, 10 यानी 12 से लेकर 16 सेकंड के अंदर हो जाता है। अब तुम सोच सकते हो 2 से 3 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट कर देता है, ठीक है। लिखा है एल्कलीन तुम्हारे पास फास्फेट होता है। एल्कलाइन फास्फेट जो कहा जाता है यकृत तथा गुर्दे ETC में निर्माण होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 17 से 142 UL होता है, यूनिट लीटर होता है। अब कारण LFT करते क्या है,
इलिया की जांच करने के लिए LFT करते हैं। लीवर फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं उसको सही करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस की जांच के लिए हम क्या कर देते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस A B C ये होता है ना, तो उसके लिए लीवर डैमेज हो रहा है कि नहीं, फैटी लीवर है कि नहीं, लीवर के अंदर कोई टॉक्सिक है कि नहीं, तो इन सबको जांचने के लिए हम क्या कर देते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने LFT के बारे में। तो इस तरह देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, पूरी तरह से क्या कर दिया, पार्ट A ख़त्म कर दिया। पार्ट B थोड़ा सा और तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो आसान है। ठीक है, अब क्या पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा, माइटोकांड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, इसका रीजन तुम्हें बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो माइटोकांड्रिया के बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हमारे पास माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया क्या होती है, माइटोकांड्रिया की खोज फ्लेमिंग तथा अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहली बात, ये कोशिका के अंदर देखा जाता है एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक है, यानी ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो लिखा माइटोकांड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक है। यह ऊर्जा उत्पादन का, ठीक है, कार्य करता है। इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तुम सोच सकते हो हमारे कोशिका के अंदर देखा जाए तो ये ऊर्जा निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ऊर्जा मतलब जो भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा निकलती इन्हीं के रूप में निकलती है। किसके रूप में, ATP के रूप में निकलती है। ठीक, तो ऊर्जा जो निकलती है एक्चुअल में देखा जाए तो किसके रूप में निकलती है, ATP का। और यानी याद रखना, सेल के अंदर कुछ भी तुम दे दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो सब कुछ किसको देखता भैया, सब कुछ देखता हमारे पास। ठीक है, सब कुछ देखता हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर जो तुम्हारे पास बन रहा है एक्चुअल में। ठीक है, सेल कोशिका जो ऊर्जा बना रही सब ATP के रूप में बनाती है। यह कोशिका में, ठीक है, यह कोशिका में ऊर्जा उत्पाद का मुख्य केंद्र माना जाता है। मतलब ऊर्जा कहाँ निकलती है एक्चुअल में, माइटोकांड्रिया के अंदर ही निकलती है। अब स्ट्रक्चर देखा जाता तो माइटोकांड्रिया दोहरी मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसका डबल मेम्ब्रेन होता है। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसीलिए से नाम दिया जाता है डबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक, देखिए जो आउटर कवरिंग होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, आउटर कवरिंग देखा जाए तो ये तुम्हारे पास जो आउटर कवरिंग बना रही हैं ये ऐसे स्मूथ होती है। ठीक है, ये आउटर कवरिंग स्मूथ होती है और इनर कवरिंग धीरे धीरे क्या होती है, इसी में ऐसे देखिए फोल्डिंग होती है। जो इनर फोल्डिंग ऐसे फोल्डिंग होती है, उसे इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग हो रही मतलब अंगुली नुम ऐसे संरचना बना रही है, उसका नाम दिया जाता है क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी सृष्टि नहीं है, वो मत सोचना भाई हमारी GF के बारे में। ठीक है, अपने अपने बारे में सोचना नहीं, ये सब गलत बात है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन जो होती है तो उससे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग, इस फोल्डिंग पे देखा जाए तो ऐसे तुम्हारे पास नुमा संरचना होती है। ये एक्चुअल में यहाँ पर बना, ये एक्चुअल में पूरा रियलिटी में सब पे होता है, ऐसे सब पे तुम्हारे पास होता है। ठीक है, सब पे तुम्हारे पास क्या होता है, रियलिटी में देखा जाए, ठीक है, सब पे होता तो उसका नाम दिया जाता है तुम्हारे पास ऑक्सीसोम। देखिए सब पे होता तो ऑक्सीसोम, जिसे F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एक्चुअल में इतना बड़ा होता है, देखिए इतना बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखाया गया है ना, ठीक है, ये सब राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। जो ऐसे तुम्हारे पास कुंडली नुमा संरचना, इसका नाम DNA होता है। तो यानी माइटोकांड्रिया में कितने पार्ट होते हैं, टोटल इतने, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स होता है, ऑक्सीसोम होता है, राइबोसोम होता है, DNA, ये सब चीज़ तुम्हारे इसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक, ये संरचना होगा। अब इसका थोड़ा सा कार्य लिख देते हैं और इसकी विशेषता लिख देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है। ठीक है, और 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, नहीं 2024 या 23 में लॉन्ग में पूछा गया था। कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के रूप में निकलता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP बनाता है। ATP कोशिका की करेंसी बोली जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन के माध्यम से, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और ETC, देखिए क्रेब्स साइकिल बोले ना, उसी में होता है। माइटोकांड्रिया से एनर्जी निकलती है। ये क्या करती है, माइटोकांड्रिया मेटाबॉलिक प्रक्रिया करती है, जैसे फैटी एसिड, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करके आराम से मेंटेन करती है। नेक्स्ट में कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करती है, जिसे एपोटाइटिस बोला जाता है। मतलब कोशिकाओं को मारना है तो उसे एनर्जी नहीं देगी, अपने आप मर जाएंगे बाबू। ठीक है, तो यही करने का जिम्मेदारी इनकी होती है। कैल्शियम आयन का नियंत्रण करना, यही एक्चुअल में रियलिटी में करते हैं। ठीक है, और आगे क्या लिख रखा, ध्यान से समझते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, माइटोकांड्रिया के पास स्वयं का DNA होता है, इसलिए रिप्लिकेट करके अपने आप डबल बना लेता है। स्वयं विभाजन द्वारा अपनी संख्या भी बढ़ाया जा सकता है, ये माइटोकांड्रिया कर सकता है। यह मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू,
ठीक, जैव रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, देखिए कह दिया यानी लिखा है क्वांटिटी टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कईयों टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया ना, देखिए मोलिस टेस्ट होते हैं, बेनिडिक्ट टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट होते हैं या सोल्यूशन टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब कोई एक टेस्ट आप अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। बट हम एक का टेस्ट आपको बताते हैं। ठीक है, हमारे पास 70 पेज पे दिया गया है एक प्यारा सा टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी मोलिस टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, 70, ठीक है, ये तुम्हारे पास मोलिस टेस्ट आता है और ये बहुत आसान है। ठीक है, दोबारा हम दिखाते हैं चारों टेस्ट। देखिए ये आपका दो टेस्ट ऊपर है, मोलिस टेस्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट, ये दो टेस्ट होता है। इससे भी कार्बोहाइड्रेट तुम जान सकते हो, और फेलिंग टेस्ट और आयोडीन टेस्ट इससे भी जान सकते हो। बट सबसे आसान तुम्हारे पास ये है, अब बहुत ये कम स्टेप में हो जाता है। ठीक है, तो हो का रहा, ध्यान से सुनिए, मोलिस टेस्ट होता है, लिखा मोलिस टेस्ट एक तुम्हारे पास केमिकल टेस्ट होता है जिसका उपयोग किसी सैंपल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी रखना यानी क्वालिटी कितनी मात्रा है और किस किस क्वालिटी की है उसको जांचने के लिए हम क्या कर देते हैं, मोलिस टेस्ट करते हैं। अब मोलिस रिएजेंट जो बनता है 95% तुम्हारे पास क्या होता है, अल्फा नेप्थॉल होता है, प्लस में H2SO4 होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। इसमें होता क्या है, 2 ml टेस्ट सोल्यूशन तैयार किया जाता है। सबसे पहले 2 ml टेस्ट सोल्यूशन तैयार करो, वो एक्चुअल में हमें नहीं पता हो, आपको भी नहीं पता होता एक्चुअल में वही चीज़ है कि नहीं। अब उसी को तो हमें पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। तो लिखा 2 ml टेस्ट सोल्यूशन तैयार करें, उसमें 2 बूंद मोलिस टेस्ट डालें। क्या जाना, जो तुम्हारे पास जो मोलिस रिएजेंट है ये, इसको तुम्हें 2 बूंद डालना, उसमें 5 ml कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालना। फिर करेगा तो यदि बैगनी कलर हो जाएगा तो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उससे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, मोलिस टेस्ट के जरिए। दोबारा एक बार बताते हैं, सबसे पहले 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लेना है, वो कुछ भी हो सकता है, उसी में देखना रहेगा। उसका 2 बूंद आपको मोलिस रिएजेंट डालना है। उसके बाद तुम्हारे पास 5 ml कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालना है। उसके बाद रंग परिवर्तन देखेंगे, बैगनी कलर यदि आएगा तो समझ लो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, तो इससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से मल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां वगैरह बताना पड़ेगा, डिजीज के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सामने लिख रखा है मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन से देखा है, मल मतलब बैड और न्यूट्रिशन मतलब जो खाना खा रहे हैं, जो बैड खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, इससे भी बीमारियां होने लगती, इसलिए खाना प्रॉपर अमाउंट में आपको खाना चाहिए। ठीक है, लिखा प्रोटीन की कमी से, ठीक है, लिखा कमी से होने वाले कुपोषण, जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है। यह एक गंभीर समस्या होती है। क्या होती है, एक गंभीर समस्या होती है। यह तब होता है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा कैलोरी नहीं मिलती। मतलब खाना तो खा रहे हैं, ठीक सर, हम तो खाना खा रहे हैं, ठीक, एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो वहाँ पर प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बैड होता है। ठीक, अब डिजीज के प्रकार तुम्हारे पास कई हो। सबसे पहले तुम्हारे पास क्वासिकर होता है। क्या होता है, क्वासिकर होता है। यह तब होता है जब प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कैलोरी सेवन पर्याप्त मात्रा, मतलब तुम खाना खा रहे हो बट उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, तब ये क्वासिकर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लक्षण क्या दिखेगा, पेट सूजन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, त्वचा का रंग बदलना स्टार्ट हो गया, बाल झड़ना, कमजोर हो जाएगा, तो समझ लो क्वासिकर हो चुका है। अब मेरास्मस क्या होता है, ठीक, यह प्रोटीन तथा कैलोरी अधिक मात्रा में नहीं, यानी कमी होती है। मतलब तुम खाना खा रहे हो, ना तो प्रोटीन है ना तो कैलोरी, कुछ भी नहीं है, केवल खाना खाया जा रहा हो बस। ठीक है, तो ये होता है आपके सामने। इसका लक्षण क्या होता है, अधिक आदमी दुबलापन हो जाएगा, मांसपेशियां में क्षय हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी और विकास में रुकावट हो जाएगी। तो ये सब तुम्हारे पास 2 बीमारियां होती हैं। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से कारण, क्या कारण है कि उनको खाना नहीं मिला, गरीबी जो सबसे खराब है भाई। अब सोच सकते हो अपने देश में, ठीक, ऐसे कितने लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी भूखमरी से लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो रियलिटी में देखा जाए ना, जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ठीक है, आपके गांव में देखे होंगे कि आप गांव से हैं होंगे। ठीक, जो बड़े बड़े काश्तकार लोग होंगे वो कम से कम 30 किलो 35 किलो 40 किलो गल्ला लाते होंगे सरकारी, ठीक, जो मिलता होगा उनको, उनका राशन कार्ड तो बढ़िया से बना होगा। वो करते क्या होगा, लाते हैं तुरंत दुकान पे बेच के पैसा अपने घर आ जाते हैं। और याद रखना, जैसे ये गल्ले की दुकान है, राशन की दुकान है, जहाँ राशन मिल रहा, आएंगे रास्ते में दुकान पे बेच देंगे, तब घर आएंगे। सोचो, ठीक है, ये रियलिटी है। और रियलिटी हो गई तो यस आर नो में अब तुरंत आप जवाब देंगे, यदि हाँ तो बताइए। और होता भी है। ठीक, अब तुम सोच सकते हो वो गरीबों के लिए है, ठीक है, बट वो सब लोग जुगाड़ लगा के अपना राशन कार्ड बनवा लेंगे। गरीब का एक यूनिट कटेगा ना तो वो दौड़ता रह जाएगा 2-3 महीने लग जाएगा, तक कहीं कहीं यूनिट में जुड़ेगा। और धनी आदमी, उनके पास
वो तो तुरंत जुड़वा लेंगे, एक बार पैसा दे देंगे, जाकर कहीं पर कचेरी उचेरी में अपना मेंटेन करवा लेंगे। और वो देखो रियलिटी में लोग बेचते हैं तो गरीबी और भोज की यानी भोजन की अनुपलब्धता, मतलब भोजन उपलब्ध नहीं है तो उसके कारण से हो सकता है। अज्ञानता मतलब प्राप्त अमाउंट में आपको अज्ञानता नहीं है, जैसे आपकी मम्मी बोलती है बेटा दाल खा लो, दाल नहीं खा, दाल वगैरह खाना चाहिए जिससे प्रोटीन की हमारे शरीर में मेंटेन बनी रहे। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या देखा थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है लिखा थेरेपेटिक इंपॉर्टेंट ऑफ कोएंजाइम, यानी एंजाइम की थेरेपेटिक तुम्हें वैल्यू है, क्या बताना है जी, थेरेपेटिक तथा फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट ऑफ एंजाइम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको अच्छे तरीके से आप देखते हैं। सर आपकी शादी करो आप भी बनवाओ, नहीं भाई ठीक है, परिवार में है हम सब लोग, 3 फैमिली में है तो नींद बहुत है। ठीक है, SCST भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये लिख रखा है थेरेपेटिक तथा फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट ऑफ कोएंजाइम के बारे में आते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब ध्यान से सुनिए आप अच्छे तरीके से। क्या लिख रखा है, लिखा पहला तुम्हारे पास लिखा है एंजाइम में मेडिकल, लिखा है एंजाइम में मेडिकल तथा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे काम एंजाइम ही कर रहे हैं, जैसे कुछ एंजाइम के नाम और उसका उपयोग दिया गया है। लिख रखा तुम्हारे पास क्या हो गया, एस्पारजीनेज दे रखा जो ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है, ल्यूकीमिया तुम्हारे पास उपचार में किया जाता है। लाइसोजाइम देखा जाए तो एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग लोग कर रहे हैं, क्योंकि लाइसोजाइम के पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो किल कर देता है, जो हमारे मुंह में भी पाया जाता है, लार में। ट्रिप्सिन सूजन के कमी यानी सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूरिकोकाइनेज देखा जाए तो रक्त के क्लोट में किया जाता है, मतलब रक्त को थक्का बनाने के लिए किया जाता है। राइबोन्यूक्लियोज देखा जाए तो हमारे पास एंटीवायरल एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सामने यहाँ पर इतने सारे दिए गए हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट में तुम्हारे पास रोगों के निदान में जैसे कुछ दिया गया, कुछ एंजाइम जैसे तुम्हारे पास एमाइलेज पैंक्रियाटिक, मतलब तुम्हारे पास शरीर में कहीं पैंक्रिया मतलब समझते हो जो पेट के नीचे पैंक्रियाज है उसमें कोई डिजीज है तो उसको सही करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा क्या लिखा है तुम्हारे पास सीरम यानी ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसी, ठीक है, ट्रांसमीनेज हो जाएगा जो लीवर डिजीज में इसका काम करता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है ठीक है एल्कालीन फास्फेट हो जाए जो पीलिया रोग से ठीक किया जाता है। एसिड फास्फेट देखा जाए तुम्हारे पास क्या कर देता है, प्रोस्टेट कैंसर है जी, एक्चुअल में इसको प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, ये प्रोस्टेट कैंसर कहाँ का लिख दिया, यानी लिखा प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर आप जान ही रहे हमारे केस में जो तुम्हारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, उसको, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है, तो उनको सही करने के लिए, बट मेल में ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, तो उससे हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, नेक्स्ट में लिखा साइनोकोबालामिन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है जी, कहाँ चला गया, यहाँ पर पूछा गिव द फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर आप तुम्हारे पास यानी साइनोकोबालामिन, मतलब इनकी कमी से कौन रोग होगा इसको तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये प्यारा सा लिखा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या होता है, साइनोकोबालामिन जेनेटिक मटेरियल के निर्माण यानी आरबीसी के प्रोडक्शन तथा मेंटेन से शामिल होता, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास आरबीसी होती है उसको बनाता है और हमारे शरीर में मेंटेन करके रखने की जिम्मेदारी क्या होती है, साइनोकोबालामिन की होती है। अब इसका सोर्स क्या होता है, लीवर से निकलता है, ठीक है, जो तुम्हारे पास लीवर तुम्हारे पास किसी जानवर का खाते हैं, जैसे बकरे का खा लिए, मुर्गा खा लिए, तो इन सब से होता है। मीट से भी हमारे शरीर के अंदर मिल जाता है, फिश से होता है, और तुम्हारे पास विटामिन B12 से होता है, और तुम्हारे पास क्या हो जाता है जो पीनट होता है उसमें भी पाया जाता है साइनोकोबालामिन। उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, उनसे भी हमारे पास साइनोकोबालामिन मिल जाता है। तो ये हो गया सोर्स हो गया। अब आते हैं फंक्शन पे, इनका हमारे शरीर में एक्चुअल में काम क्या होता है। आरबीसी के मैच्योर होने में इन्हीं का निर्माण करते हैं। देखिए आरबीसी जितना ज़्यादा मैच्योर रहेगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी। डीएनए प्रोडक्शन में इन्हीं का काम होता है। लिखा मेथाइल, ठीक है, मेथाइल लिखा मेलोलाइन कोएंजाइम ये होता है खुद, ये मतलब तुम्हारे पास मेथाइल ठीक है, मेलोनाइल कोएंजाइम को सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने में इसी की जिम्मेदारी होती है। अब यानी लिखा सक्सिनो कोएंजाइम ये जब जाएगा तो क्रेब साइकिल में घुसेगा, एनर्जी निकाल के आपको दे देगा, तो ये सब में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इनकी कमी से होने वाले रोग, यानी न्यूरो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, मतलब न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी से इनका होता, कहने का मतलब नर्व इम्पल्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है। अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मतलब बांझापन के प्रॉब्लम से दिक्कत हो सकती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तुम्हारे पास क्या होती है, जो एनीमिया खून की कमी हो सकती है, क्योंकि आरबीसी जब मैच्योर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, यूरिया साइकिल हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ, देखिए आपके सामने यूरिया साइकिल पूछा हुआ है, तो आपके सामने यूरिया साइकिल क्या होता है इसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूरिया हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाएंगे यूरिया साइकिल। ठीक, अब ये कहाँ से दिखाते हैं, यूरिया यहाँ पर था यूरिया साइकिल, अभी हम आपको दिखा देते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा यूरिया साइकिल लीवर में होता है। ठीक, ये क्या कर देता, जो भी यूरिया बनता है और ब्लड को, ठीक, ब्लड में देता, ब्लड उठा किडनी देता, किडनी हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो यूरिया साइकिल लीवर में होता, ब्लड के द्वारा किडनी में भेज दिया जाता, किडनी क्या कर देता, यूरिया साइकिल से यूरिया को उठा के बाहर फेंक देता। फर्स्ट टाइम यूरिया को मेटाबॉलिक पाथवे हेंस क्रेब और तुम्हारे पास क्या होगा कुर्ट है, ठीक है, हेंस लेट नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। ठीक, अब यूरिया के एक्चुअल हमारे शरीर के अंदर देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर यदि देखोगे यूरिया का तो सबसे पहले देखो क्या होता है, एक हमारे पास कार्बन यहाँ पर हो गया और एक NH2 ग्रुप हो गया यहाँ से, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया NH2 ग्रुप हो गया यहाँ से, और एक तुम्हारे पास ऑक्सीजन ऊपर चिपका देते हैं। ये एक्चुअल में हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या होगा, यूरिया हो जाएगी। अब हमारे शरीर के अंदर कैसे बनती है आपको बताते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए। जैसे ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा NH2 और उसके बाद CO। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक स्टेप और लगाते हैं, हम देखिए होता क्या, हमारे शरीर के अंदर अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है, NH3 होता है। ठीक, अमोनियम के फॉर्म, अमोनियम आयन के फॉर्म होता है, सीधे हमने अमोनिया लिख दिया। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तुम्हारे पास NH3 होता है। ठीक, अब इससे एक क्या निकलेगा बाबू, इनको जोड़ना है तो हमें क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन इससे लेगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे लेगा तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इससे लेगा तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया H2O। अब बताइए ये जब तुम्हारे पास रिमूव हुआ तो यहाँ पर बता कितना बचा है, NH2 बचा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 बन रहा है, ध्यान से सुनिए, इसको हम एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये हमारे पास रिमूव हो रहा है, यहाँ पर क्या बचा, NH2 बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको दे दिया था। यहाँ पर क्या बचा, CO, तो ये आपके सामने CO, यहाँ पर क्या बचा, NH2, और यही हमारे पास क्या होगा एक्चुअल में यूरिया का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, जो आपके सामने हमने यहाँ पर बना के दे दिया है। इस तरह से यूरिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइकिल, यूरिया साइकिल यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे पास यूरिया साइकिल आप लिखेंगे यहाँ से, यूरिया साइकिल। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए आपको अच्छे तरीके से इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कईयों स्टेप पे होते हैं, ठीक है, कईयों स्टेप पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते स्टेप बता देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर अभी साइकिल वाइकल तो समझ जाओगे। देखिए स्टेप, यूरिया साइकिल का पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, स्टेप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टेप तुम्हारे पास पहला स्टेप आता है। पहला तुम्हारे पास लिख देते हैं सिंथेसिस। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बा, ठीक है, कार्बामाइल हो जाएगा, कार्बामाइल, ठीक है, फॉस्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कार्बामाइल फॉस्फेट हो जाएगा आपके सामने, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप तुम्हारे पास क्या होगा, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिट्रुलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये तीसरा पॉइंट है, सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आर्जिनो सक्सीनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्जिनो सक्सीनेट हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ आर्जिनो, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्जिनो सक्सीनेट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एक्चुअल में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, इतने स्टेप होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, ये तब जाके यूरिया का फॉर्मेशन होगा। इसी को साइकिल के फॉर्म में लिख देंगे, काम हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये आपके सामने तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा स्टेप हो गया, ये आपका पांचवा स्टेप हो गया। इस स्टेप को मत भूलिएगा, तब आप समझ पाएंगे तुम्हारे पास इसके बारे में। और देखा जाए तो ये जो तुम्हारे पास दोनों प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है,
ठीक है, जो सेल की कोशिकाएं होती हैं माइटोकांड्रिया के अंदर होती है। ये जो तीनों स्टेप होता है ये एक्चुअल में देखा जाए तो साइटोसोल यानी साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब आराम से अब इसी को क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए सबसे पहले तुम्हारे पास कार्बोमिल जो फास्फेट ग्रुप होता है इंटर करेगा, सिट्रुलिन बनाएगा। तो देखिए आपके सामने, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बोले थे और अमोनियम आयन के रूप में होता है। यहाँ पर अमोनिया भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक 2 एटीपी लेके 2 एडीपी प्लस में 2 फास्फेट ग्रुप निकालता है। और कार्बोमिल फास्फेट तुम्हारे पास देखो घुस रहा किसमें, सिट्रुलिन बनाएगा। किसकी उपस्थिति में, आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइल एज होता है। तो ये जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से घुसता है यहाँ पर सिट्रुलिन में। अब ये सिट्रुलिन क्या करेगा, आर्जिनो, ठीक है, आर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्जिनो सक्सी, जो वो बनाए उसी को साइकिल में याद करके लिख देना है। सिट्रुलिन के क्या बनाएगा, आर्जिनो, ठीक है, आर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा। अब इसका एंजाइम कैसे याद करेंगे, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेसिस लिख देंगे, बस काम खत्म। ये क्या कर देता, एक एटीपी लिख एक एम यानी एएमपी निकालता, अब 2 तुम्हारे पास पीपीआई निकाल देता। अब ये सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्जिनो सक्सिनेट बना, आर्जिनो सक्सिनेट से तुम्हारे पास यल आर्जिन बन जाएगा। अब यल आर्जिन से तुम्हारे पास क्या करेगा, इसमें एग्जाम्पल देखिए ये है, तो इसी से रिलेटेड लिख दिया, आर्जिनो सक्सिनेज हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्यूमरेट निकलेगी जो टीसीए साइकिल में चल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर आर्जिन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन होगा, देखो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का देखो जुड़ना होगा, तो यहाँ से जाके हमारे पास यूरिया निकलेगा। यूरिया निकलेगा तो फिर क्या लिखा, आर्थिनीन होगा। फिर ये साइकिल चलती रहेगी, साइकिल बार बार चलती है, इसलिए इसे यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो ये यूरिया निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया यूरिया साइकिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, कीटोन बॉडी पे आते हैं। क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, कीटोन बॉडी पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन पे समझते हैं क्या लिख रखा है, डिफाइन कीटोन बॉडी, और तुम्हारे पास कीटोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, कीटोन बॉडी। गुरुदेव बताइए कीटोन बॉडी क्या होती है। ठीक है, आप लिख रखा सामने देखिए, कीटोन बॉडी 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, एसीटो यानी एसीटो एसिटिक एसिड होता है। दूसरा यानी डी बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाराइल एसिड होता है। और तीसरा तुम्हारे पास एसीटोन होता है। ये 3 स्टेप में तुम्हारे पास कीटोन बॉडी टूट के बनती है। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें यानी इस ऐसी स्थिति जिसमें ब्लड में या मूत्र में कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ जाती है उसे कीटोनूरिया बोला जाता है। मतलब हमारे ब्लड में यदि पेशाब कर उसमें कीटोन की मात्रा पाई जाती है तो उसे हम कीटोनूरिया बोलते हैं। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके सामने। अब तुम्हारे पास कीटोजेनेसिस एक्चुअल में रियलिटी में होता कैसे है, देखिए इसके लिए भी स्टेप होता है। ठीक, उस स्टेप को आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तुम्हारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम आते हैं। क्या आते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, ये हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। 2 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ बन जाएंगे। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्साइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, और उसके बाद बीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा, बीटा मिथाइल बनाएगा जी। ठीक है, बीटा मिथाइल ग्लूटारील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूटारूल हो जाएगा, कोएंजाइम ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब ये क्या होगा, दूसरे स्टेप में, स्टेप को मेंटेन करते चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके सामने, ये दोनों यहाँ पर चले आते हैं, इसके अंदर इंटर कर जाते हैं यहाँ से। उसका बीटा हाइड्रोक्सी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके सामने इंटर कर जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, एक चीज़ बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसीटो। ठीक है, एसीटो एसीटेट बनाता है। क्या बनता है, एसीटो एसीटेट बनाता है। और तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए निकालता है। क्या बनाता है, कोस्टाइल कोएंजाइम ए बनाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इस रियलिटी में एसीटोन हो जाएगा। और बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्साइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा, कौन सी साइकिल है, ये साइकिल नहीं, इसे कीटोजेनेसिस बोलते हैं। जो कीटोन बनाता है उसे कीटोजेनेसिस बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यू, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ब्यूटाराइजेट हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। इसको क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ये कीटोन बनने की प्रक्रिया होती है, इसी को कीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये इधर चला आ जाता है, ये तुम्हारे पास इधर चला आता है। अब इसमें एंजाइम हम लिखते रहते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या, जो तुम्हारे पास
ऊपर बना था एसिटाइल एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ये। अब इसमें तुम्हारे पास एक एंजाइम आता है, ठीक है, उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटो, ठीक है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ये हो जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेज बोला जाता है, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से ये क्या बनाएगा, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा आपके सामने, ठीक। अब ये इंटर कर जाएगा इसमें, जब यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है जिसे HMC, ठीक है, को सिंथेटेज बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सिंथेटेज बोला जाता है, ठीक, ये हो गया। तो ये तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोक्सिल बीटा मेथाइल यानी लिखा ग्लूटारिक एंजाइम ये हो जाएगा। ये जब करेगा इसमें इंटर जब करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HMG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HMG, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कोलाई, ठीक है, कोलाइएज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपके सामने। यहाँ पर दो एंजाइम होते हैं, एक बार तुम्हारे पास डी हाइड्रोजीनेज होता, क्या होता है, डी हाइड्रोजीनेज होता है। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो यानी क्या होता है, नॉन एंजाइम होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास तब जाके हमारे पास इसी साइकिल को कीटोजेनेसिस बोलते हैं। साइकिल ना एक्चुअली में प्रोसेस होता है, ठीक है, कीटोजेनेसिस होता है, इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने। देखिए हम बोले थे इंड प्रोडक्ट में एसीटोन निकलेगा, तो ये इंड प्रोडक्ट में देखिए एसीटोन बन रहा, तो ये जो बनने की प्रक्रिया होती है इसी को कीटोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, ये कौन सी साइकिल नहीं है भाई ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी, क्या पूछा है भाई, कह दिया तुम्हारे पास डिफाइन एंड क्लासीफाई मिनरल विथ एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, मिनरल क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। ये कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके सामने मिनरल दिया गया है, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी हम आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मिनरल आर नेचुरली, ठीक है, नेचुरली पाया जाने वाला एक अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब इसमें कार्बन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। यह जो बॉडी के लिए आवश्यक होता है, जैसे कैल्शियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये पोषक तत्व जैसे भोजन हो गया, पानी आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक, इसी से प्राप्त किया जाता है, जिसे मिनरल बोला जाता है। मिनरल दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास क्या होता है, देखा जाए तो माइक्रो मिनरल और एक माइक्रो मिनरल होता है। माइक्रो मिनरल मतलब इसकी ज़रूरत लार्ज अमाउंट में होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो इसकी जो ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट में होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो यानी मिनरल बोला जाता है। तो इसकी ज़रूरत लार्ज अमाउंट में होती है इसलिए माइक्रो मिनरल बोला जाता है। और माइक्रो मिनरल मतलब इसकी ज़रूरत हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास आयरन हो गया, जिंक हो गया, कापर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ किया जाता है, ठीक। तो इन सब में हम क्या कर देते हैं, माइक्रो मिनरल का उपयोग करते हैं। भाई 11 से ऊपर हो गया जी, इसीलिए बंदे सब सो गए, हम कहें यार कौन सब गायब हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रो मिनरल। अब यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो कैल्शियम वैल्शियम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम में माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका काम लिख देना है, बट उतना लिखेंगे तभी चल जाएगा, हम दिखा देते हैं। देखिए अब सोडियम और उसका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक, और आयरन हो जाएगा उसका काम हो जाएगा, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जिंक हो जाएगा उसका काम, बस काम खत्म, ठीक है। नहीं सर आई एम हियर, बढ़िया भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हारे पास, 9वां नंबर क्वेश्चन, बस 10 मिनट और दे दीजिए बस, ठीक है। लिखा नोट ऑन द ओरल, ठीक है, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी। अब ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है, कभी कभी देखेंगे किसी पर्सन को पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसे हम ओरली मतलब बिना इंजेक्शन वगैरह दे के कैसे हम क्या कर सकते हैं, ओरली सही कर सकते हैं, उसी को ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। देखिए आप अच्छे तरीके से 15-20 दिन मतलब जब तक एग्जाम चलता आप मेहनत कर दीजिए ना, तो आपका रिजल्ट अपने आप बढ़िया हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं पूरा साल भर नहीं पढ़े अच्छे से, मतलब इसी टाइम पढ़ के मतलब मेंटेन कर दिए हैं। ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी एक सरल, सुरक्षित, प्रभावी उपचार की विधि होती है। मतलब अब होता कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो ओरल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पानी की कमी होती तो कहते हैं नींबुआ घोल दो, थोड़ा चीनी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा नींबुआ डाल दिया, ठीक है, ये सब मिला के हम पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है भाई, ठीक है, जैसे शरबत बोलते हैं, ठीक है। सर अपना नोट दे दीजिए भाई, नोट तो भाई आपके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, चाहे जब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया, ठीक है, लिखा, यह प्रक्रिया का उपयोग शरीर में पानी की कमी
लवण मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे ओरल री, अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ORT बोलते हैं, ORS मत लिखना, ORT बोलते हैं। जो विशेष रूप से जैसे आपको डायरिया होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। अभी भाई देखिए, आपसे अनुरोध हाथ जोड़ के, अभी देखो 7 बजे का लेक्चर होने वाला था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का आपका क्या होना, सुपर 25 क्वेश्चन चलने वाला था, बट कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एक छोटी सी बच्ची थी, पानी की कमी के नाते उसे बेहोश पड़ गई, उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया, वहाँ पर चले गए थे, 1.5-2 घंटा वहाँ लग गया। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है इस टाइम आप खाना कम खाइए चलेगा, बट ग्रीन वेजिटेबल खाइए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पानी बल भर पीजिए भाई, कहीं भी जाइए पानी लेकर जाइए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, क्योंकि पानी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसे पानी की कमी, अब तुम सोचो सर 2 ग्लूकोज उसको चढ़ा रहे थे छोटी बच्ची को, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी, दिक्कत हो गया था ज़्यादा, अब पूरी इसकी शरीर हीट हो गई थी। ठीक, तो इससे अनुरोध है पानी उनी पीजिए। अब उद्देश्य क्या होता है, कहीं ओरल तुम्हारे पास रिहाइड्रेशन थेरेपी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा बॉडी में वाटर लेवल क्या होगा, मेंटेन करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, बॉडी में पानी नमक, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, पानी नमक मतलब लवण हो गया, ग्लूकोज के संतुलन बहाल रखने के लिए हम ओरल थेरेपी देते हैं। अब ये तरीका क्या होता है, सबसे पहले ORS का घोल पानी में मिलाकर धीरे धीरे पिलाना चाहिए, कनेबा नहीं घोल घटा 2-3 गिलास पिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा आधा गिलास पिलाइए, फिर 10 मिनट रुकिए, फिर पिलाइए, वो सब मेंटेन, मतलब सींचने जगह जिससे काम करते हैं, जैसे ड्रॉप चलता है उसी तरह से। पानी, शर्करा मतलब चीनी, साल्ट हो गया, लेमन को मिक्सर करके देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, अब तो अलग अलग फ्लेवर में भी ORS आता है, वो भी ले सकते हैं। अब इसका लाभ क्या होता है, ये जानलेवा डिहाइड्रेशन से बचाव करता है, मतलब तुम्हारे पास जो पानी की कमी हो रही है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, सस्ती और घर, ठीक है, घर पर उपलब्ध उपचार विधि होती, मतलब ये सस्ती भी होती है, आराम से क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। डायरिया हो गया, वोमिटिंग से, ठीक है, पानी की कमी को संतुलित करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, किसकी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, पानी के लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लड क्या होता है और फंक्शन ऑफ ब्लड को आपको अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बताते हैं। ये सामने आपके दिया गया है, एक्चुअल में देखिए ब्लड जिसे हम क्या बोलते हैं, रुधिर यानी रक्त बोला जाता है। अब ये होता क्या, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब हमारे शरीर में देखे जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू समझते हो, तो उस तरह से तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, इसके अंतर्गत प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं आदि सब आती हैं। ठीक, अभी ये टेबल प्यारा सा बना देंगे, क्या लिखा, ब्लड में 2 चीज़ होती है, प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में तुम्हारे पास 90% जल होता है, 10% कार्बोनिक यानी कार्बोनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे प्लाज्मा के अंदर कौन सा घुलनशील होते हैं, ग्लूकोज घुलनशील होता है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ सब कुछ इसी प्लाज्मा के अंदर घुले होते हैं। और रुधिर कणिका में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, RBC इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, WBC इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, प्लेटलेट इसी के अंतर्गत है। अब RBC क्या होता है, इरिथ्रोसाइट इसे बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के नाते ये रेड कलर का होता है। तो ये सब सिंपल सा नहीं लिखना, ये फ्लो चार्ट बनाना, नीचे आपको क्या लिख देना, हेडिंग, दूसरा हेडिंग नीचे डाल देना फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कार्य। तो क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, वो PDF में हम डाल देंगे। ठीक है, क्या लिख दिया आप, 10th और 11th का ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यस सर पढ़ाते हैं भाई, उनका दूसरा चैनल है, ऑफलाइन ज़्यादा वो चलता है, उस पर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक, इसी से नहीं टाइम मिलता है। ऑलरेडी 9, 10, 11, 12 क्लास चलता है भाई, अभी सुबह 6 बजे से क्लास चलेगा, 9th और 10th दोनों का बैच का। ठीक है, उसमें हम साइंस पढ़ाते हैं, एक टीचर हमारे पास मैथ है, वो हमारे पार्टनर हैं, उनको हम रखे हुए हैं, वो हमारे साथ मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। ठीक, तो ये ब्लड और फंक्शन थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, लिखा शुगर ये डिटेक्ट इन यूरिन, तुम कैसे पेशाब में, ठीक है, पेशाब में शुगर को डिटेक्ट कर लोगे, उसको कैसे डिटेक्ट कर ले, उसके लिए कई विधियां हैं, यहाँ पर कुछ विधियां हम बताते हैं। ठीक, इसके लिए लैब टेस्ट वगैरह होता है। ठीक, अब हम ये घर पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले यूरिन में शुगर की उपस्थिति की जाँच एक सरल तथा डायग्नोस्टिक तरीका होता है, बहुत सीधे सरल तरीका होता है, इससे आराम से किया जा सकता है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती है। इसमें होता क्या, सबसे पहले बेनिडेट टेस्ट। बेनिडेट टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले यूरिन का सैंपल लेंगे, किसी डिब्बी वगैरह में लेंगे, उसमें बेनिडेट सोल्यूशन थोड़ा सा डालेंगे और उसे गर्म करेंगे, धीरे 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 गर्म करेंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, रियलिटी में जानेंगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए सबसे पहले एक आपको डिब्बी लेनी है। ठीक है, डिब्बी लेने पेशाब करके इसमें लाना है। ठीक है, थोड़ा सा भरा रहेगा, इसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देना, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देना। ठीक, अब इसको धीरे 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 हीट किया जाएगा, धीरे धीरे हीट किया जाएगा। हीट जब करेंगे, अब
कलर चेंज करेगा, अलग अलग कलर होगा तो अलग, जैसे मान लेते हैं हरा कलर होगा तो दिक्कत, हरा कलर होगा तो समझ लो उसमें शुगर थोड़ी मात्रा में क्या होगा, यदि हरा कलर होगा ठीक है तो शुगर थोड़ी मात्रा में, पीला रहेगा तो माध्यम, तो नॉर्मल मानते हैं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसमें कईयों कारण से हो सकता है। यदि लाल रहेगा तो समझ लो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इससे भी पता करते हैं शुगर का, ठीक। और तुम्हारे पास यूरिन डीप स्टिक टेस्ट क्या होता है, यूरिन डीप स्टिक मतलब तुम्हारे पास ऐसे होता कैसे है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये यूरिन की जो पेशाब करके लाए हुए एक स्टिक होती है, जैसे लिटमस पेपर नहीं देखेंगे पतला सा, उस तरह से स्टिक होती है, जो किस कलर की होती है, एक्चुअल में हरा कलर की, थोड़ा सा हरा कलर की होती है, ठीक है, थोड़ा सा हरा कलर की होती है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यूरिन लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वो ड्रॉपर की मदद से ऐसे लेंगे और इसी पे ऐसे ड्रॉप करेंगे, इसी पे जब ड्रॉप करेंगे तो ये जब ड्रॉप करेगा तो हरा कलर यदि चेंज होगा तो समझ लेना शुगर प्रेजेंट है, यदि हरा कलर नहीं चेंज होगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये लिखा है, सबसे पहले यूरिन लेंगे, उस पर डीप स्टिक पर हम डालेंगे, किसकी मदद से, ठीक है, एक थोड़ा सा ड्रॉपर की मदद से डालेंगे, ड्रॉपर की मदद से, तो उसमें यदि तुम्हारे पास रंग नहीं चेंज होगा, मतलब हरा कलर हो तो कोई चेंजेस नहीं हुआ तो कहते हैं न्यूट्रल है, जैसे पीएच मान आप निकालते हैं, तो ये तुम्हारे पास बोलते हैं हरा कलर यदि नहीं चेंज करेगा तो बोलेंगे भाई ये नो शुगर, को आपको शुगर नहीं, यदि हरा कलर से भूरा कलर हो गया तो समझ लो शुगर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ नॉर्मल जो तुम्हारे पास देसी उपचार होता है, जहाँ पर आप यूरिन करते हैं यानी जहाँ पर आप पेशाब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आंट का कलेक्शन होता है यानी चींटियों का कलेक्शन होता, तो समझ ना आपका पेशाब मीठा वहाँ पर इसलिए चींटियाँ आ रही हैं, इससे भी डिटेक्ट किया जाता है, मतलब ये जानकारी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि ये किया जाता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, बचा हुआ तुम्हारे पास पार्ट सी, इसको हम अच्छे तरीके से अब कंप्लीट करके देते हैं। आपके सामने ये रहा प्यारा सा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल आपको दिखेगा, ठीक है। बट अब आपको आता जितने, देखो आपसे अनुरोध है आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाइए, यदि आपको आता है तो आप टिक तुरंत बांध ऑप्शन में आंसर लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा जी, क्योंकि आप भी एक्टिवेट रहेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉट एंड एल्डोहेक्सोज, मतलब कह दिया मोनोसेक्राइड जो तुम्हारे पास होते हैं एल्डोहेक्सोज यानी हेक्सोज होते हैं, हेक्सोज मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, हेक्सा जो तुम्हारे पास 6 रिंग होती है, तो मोनोसेक्राइड के तो अंदर ग्लूकोज आते हैं और तुम्हारे पास मैनोज आते हैं और लैक्टोज आते हैं, बट फ्रुक्टोज नहीं आता, तो इस पर क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे, पहला का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा अमीनो एसिड नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब इसमें से देखा जाता है, देखिए अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं, ठीक, 2 तरह के होते हैं, एक इसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये जो कहा हमसे नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉट इसेंशियल मतलब जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, ठीक, उल्टा घुमा दिया, तो यहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड देखा जाता है क्या होता है, वैलिन होता है, हिस्टडीन होता है, लाइसिन होता है, सब बहुत सारा चीज़ होता है। तो तुम्हारे पास कहीं दिया ये भी तुम्हारे पास इसेंशियल, ये भी इसेंशियल, ये भी इसेंशियल कर दिया, नॉट एन इसेंशियल उल्टा पूछ दिया, तो लाइसिन ग्लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है एक तरह का एस्ट्रॉयड होता है, कहीं दिया है फास्फोलिपिड होता है या स्टेरॉयड होता है या फैटी एसिड होता है या तुम्हारे पास लिखा है ग्लाइकोलिपिड होता है, तो एस्ट्रॉयड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में लिखा मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, मतलब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा किसका कंपोनेंट होता है, तो उसमें फास्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है, एक्चुअल में फास्फोलिपिड का बना होता है। तो ये लिखा ऑप्शन में एस्टेरॉयड होता है, फैटी एसिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है, तो फास्फोलिपिड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, ठीक है, डैश 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 आर द मेजर प्यूरिन फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। देखिए अब पिरिमिडीन होता है, सबसे पहले एक तुम्हारे पास पिरिमिडीन होता है, क्या होता है, पिरिमिडीन होता है, और एक तुम्हारे पास प्यूरिन होता है, क्या होता है हमारे पास प्यूरिन होता है। प्यूरिन में देखा जाए तो क्या होता है, एडेनिन होता है और ग्वाइनिन होता है, और इसके अंदर थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो एजी प्यूरिन ऐसे याद रखना, एजी प्यूरिन था, हमसे पूछा प्यूरिन में तुम्हारे पास क्या पाया जाता है, तो एडेनिन और तुम्हारे पास ग्वाइनिन, कहीं दिया एडेनिन ग्वाइनिन, एडेनिन और ग्वाइनिन, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, एंजाइम दैट स्प्लिट मॉलिक्यूल विथ वाटर, मतलब वन स्टाइल है, नहीं समझे भाई, ठीक है। ये कौन है हमारे पास, डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या भाई, ये फर्स्ट ईयर का है क्या, नहीं सेकेंड ईयर का भाई, ठीक है। एंजाइम डेट स्प्लिट वन मॉलिक्यूल विथ वाटर, मतलब क्या कर देते हैं, एंजाइम जो होते हैं स्प्लिट होते हैं वाटर की मदद से, तो उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोलेज बोला जाता है, तो हाइड्रोलेज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। कोई एंजाइम आर ऑर्गेनिक बट डैश 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 मॉलिक्यूल होते हैं,
ठीक, तो वो तुम्हारे पास नॉन प्रोटीनियस होते हैं या प्रोटीनियस होते हैं, बोथ हैं। मतलब जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, को एंजाइम होते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं। यदि तुम्हारे पास, यदि अभी एंजाइम की, ठीक है, यानी तुम्हारे पास एंजाइम को बताया जाता है को एंजाइम, और को एंजाइम मतलब जो तुम्हारे एंजाइम के जो पार्ट होते हैं उसमें एंजाइम कोई भी प्रोटीन नहीं होता उसे को एंजाइम बोलते हैं। तो नॉन प्रोटीन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो 7वां का ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पर दिया क्वेश्चन, इधर दिया 20 थी था जी। ठीक है, लिखा है द प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग इज यानी इनिशिएटेड बाय, मतलब क्या, मैंने फर्स्ट ईयर पेपर लीक कर दिया सर, आप लेना चाहते हो तो क्या बताओ। हैं, लीक कर दिए, बहुत बढ़िया भाई, आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। अभी हम योगी के शहर में रहते हैं, योगी जी को बोल दे रहे हैं आपके घर से टंगवा लेंगे आपको। ऐसा कोई नहीं भाई पेपर लीक करवा सकता है। पेपर लीक करवाएंगे कैसे भाई, आप खतरनाक बनाइए क्या। ठीक है, देखिए अभी आप बोल रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, अभी मान लेते ये थोड़ा सा प्रचारित हो जाए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं बोली जाती भाई, ठीक है। अच्छी बात, गेस पेपर बनाए हैं तो एटलीस्ट मैच कर जाएगा तो अच्छी बात होती है, ठीक है। बट ये मत कहिए पेपर लीक करवा दिए, ठीक है, क्योंकि योगी के सर गोरखपुर में हम रहते हैं, एक फ़ोन पे आप घर से ही टंग जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करिए भाई। देखिए कंटेंट दीजिए, ठीक है, कंटेंट दीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा गेस पेपर बनाइए एटलीस्ट मैच करें, 80 85 90% मैच कर जाए, कोई टेंशन नहीं। बट पेपर लीक करने की बात, ये तो भाई इम्पॉसिबल लग रहा है हमको, ठीक है। क्या लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, आप टॉपर को दिखाओ, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो कहने वाले तो कान का डालेंगे, ठीक है। अभी देखिए लिखा द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज यानी इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड बाय तुम्हारे पास ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट, जो पहला स्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जो तुम्हारे पास थ्रोम्बोकाइनेज आता है वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फिब्रोजन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, तो तुम्हारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेरी बेरी कॉजेज डिफिशियंसी, मतलब बेरी बेरी देखा जाए तुम्हारे पास किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। अब विटामिन बी का तुम्हारे पास क्या होता है, थायामीन होता है, क्या होता है, थायामीन, इसका एग्जाम्पल होता है। आपका नंबर सेंड करता हूँ, ठीक है। पेपर लीक हो गया, अच्छा बेटा, टंगवा लगा था हमके, ठीक है। तो ये थाइमिन इज द करेक्ट ऑप्शन, कहीं दिया है, क्योंकि विटामिन बी के तुम्हारे पास केमिकल नेम क्या होता है, थाइमिन होता है, तो थाइमिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा फास्फोग्लिसराइड, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लिसराल्डिहाइड इज एंड द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ, क्या क्या होता है, किसके मीडिया, उसके लिए हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहीं दिया है, कैरोटीन दे रखा है, स्टार्च दे रखा है, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सर बच्चों को पढ़ाइए प्लीज़, अच्छा बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस किसका सिंथेसिस करता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, या तुम्हारे पास ग्लाइकोजन का करता है, या तुम्हारे पास ग्लिसरॉल का करता है, या आपके सामने बता दिया जाए, ठीक है, या तुम्हारे पास स्टार्च का करता है। आपको बता देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस जब तुम्हारे पास टूटता है तो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर के अंदर चला जाता है। यदि शरीर के अंदर हो रहा है तो ग्लाइकोजन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बीटा ऑक्सीडेशन इज ब्रेक डाउन है। बीटा ऑक्सीडेशन से किसका ब्रेक डाउन होता है, तो जो फैटी एसिड की लंबी चेन होती है उसका ब्रेक डाउन, कहीं दिया है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। क्या लिख दिया, फर्स्ट ईयर में 96% है, हैं कहीं सपना तो नहीं देख ले बाबू सुतले में, ठीक है। लगा था 11 बजे था, सूत के उठा था तो लगा था सपना देख ले, तू बोलता 96% है, खतरनाक माना ही है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। 96%, ठीक है। अभी हम आपको, चलो आज में तुम बकवास कर रहे हो अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेक डाउन आप, तुम्हारे पास क्या कर दिया है, ठीक है, ब्रेक डाउन है। तुम्हारे पास लंबी चैन, एक तुम्हारे पास क्या होती है, फैटी एसिड की लंबी चैन होती है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर दिया है, यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, लिखा कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल, मतलब मसल को रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में किस यानी किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम होता है, तो 13 नंबर का कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। ग्वाइटर किससे डिफेंसिव होता है, यानी घेगारा किससे होता है, यानी आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ए एडल्ट ह्यूमन कंटेन डैश वाटर, ठीक है,
ठीक, अब देखो एक ह्यूमन, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन कंटेन द वाटर, एक नॉर्मल पर्सन देखा जाए तो उसके शरीर के अंदर 70 से लेके 60 से लेके 70% होता है वाटर। तो 60 से लेके 70%, 60 दिया 70 दिया है तभी टिक मार सकते हैं। वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी तुम्हारे पास वैक्सीन देखा जाए तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आप है। ठीक है, अब देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह दिया प्रोडक्ट आप, यदि देखा जाए तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, चाहे एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। जब प्रोडक्ट देखा जाए तो बुक में क्या लिख रखा है, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी सही है क्योंकि किसी बुक में दिया रहता है बायोलॉजिकल साइंस होता है, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइंस हटा दे तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सही है। लिखा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारे लिए सही होता है। तो गुड प्रोटीन या बैड प्रोटीन, गुड प्रोटीन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास यूरिया ये इंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, यानी यूरिया जब टूटता है तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड भी दिया रहता है तभी टिक मार, क्योंकि अमीनो एसिड क्या कर देता है, CO और NH2 दो से ये जुड़ के क्या कर देता है, सिंपली अपना काम कर देता है। NH2 CO NH2 होता है, तो कहीं दिया प्रोटीन, तो प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। अमीनो एसिड दे रहा है तो उस पर भी आप टिक मार सकते हो, उसकी चिंता न करिए। डैश 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 इज द कंडीशन वेयर ब्लड अपीयर इन यूरिन, मतलब हमारे पेशाब में यदि ब्लड आता है तो उसे हीमेटोन्यूरिया बोलते, कह दिए रखा हीमेटोन्यूरिया। देखो ब्लड मतलब तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास क्या होगा, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इनको हम पहले चैनल ब्लॉक कर देते हैं भाई। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, वेट कर लो भाई। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो हीमेटोन्यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डैश 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 हेरिडिटी डिजीज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज, मतलब हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डिजीज बोला जाता है। देखिए हेरिडिटी तुम्हारे पास क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है उसमें हीमोफीलिया आता है, तो हीमोफीलिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 2023 का पेपर सोल्यूशन ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। ठीक, आपसे अनुरोध है ये पेपर 2023 का 2024 का अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, अब हो का रहा, ध्यान से सुनिए। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास ब्लॉग, नमस्ते, आप जाइए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएंगे इनके बारे में। अब देखिए हो का रहा रियलिटी में, ठीक है, हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया है। HUJ कितनी सुंदर वर्ड्स है भाई। ठीक है, ये पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब हम सीधे रिलाई हमारी होगी किसकी तरफ, ठीक है, अब सेकेंड ईयर का ज़्यादातर 4 से लेके 5-6 दिन के अंदर पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 दिन तो हम समझते सफिशियंट है, एटलीस्ट यदि सही से कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां, कोई परिजन बीमार हो जाते हैं भाई, कोई रिलेशन के, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ सिटी पे रहते हैं तो यहाँ पर लोग हॉस्पिटल, गांव से भी लोग आते हैं। अभी देखो जो 7 बजे का लेक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ठीक है, अब कराएंगे वही चीज़, अब कल से स्टार्ट होगी, कल मॉर्निंग में आना मत भूलिएगा। फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर सुपर 25 क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, और हो सकेगा तो 2 पेपर एक दिन सुबह एक लेंगे, एक शाम लेंगे, 2-3 दिन के अंदर पीट के ख़त्म कर देंगे आराम से। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछिए भाई, यानी कोई डाउट हो तो बताइए भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्यार मोहब्बत वाली बातें, परीक्षा के बारे में बातें, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, क्या कुछ ही बारे में पूछ सकते हैं, बोलिए अब कोई डाउट हो। ठीक है, डाउट हम एक बार देख लेते हैं। टॉप्स कब कराएंगे, कल से स्टार्ट होगा, कल मॉर्निंग में फार्माकोथेरेपेटिक्स आना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप, मेडिकल स्टोर नहीं खोले हैं क्या भाई, इस फुर्सत ही नहीं मिलती, इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ठीक है, एक सिटी में कोचिंग चलती है सुबह से लेकर शाम तक, 9, 10, 11, 12, कब हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। ठीक है, कितने बजे हैं, अच्छा सुबह कितने बजे, सुबह नोटिस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें टाइमिंग नहीं होती, 9, 10 का क्लास चलता है, सब लोग चले जाते हैं तो हम थोड़ा सा पानी वानी पी के खाना वाना खा के तभी लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। जल्दी होगा, 8-9 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप। और कोई दिक्कत 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 तो है तो बताइए भाई।
ठीक है, और कोई दिक्कत? प्रणाम गुरुदेव जी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिए भाई, मोटिवेटेड रहिएगा, क्योंकि एग्जाम पे टाइम आ रहा है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आप डीमोटिवेशन हो जाए, किसी से झगड़ा कर लिए, लफड़ा कर लिए, टेंशन ले लिए, तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम में डिस्टर्ब नहीं होना। और याद रखना, इस एग्जाम के टाइम में कोई बोले सर ये पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगे, तो प्लीज़ आप मत पढ़िएगा, उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा। जैसे मान लेते एक चैप्टर कोई ऐसा है, ठीक है, जैसे मान लेते तीसरा चौथा चैप्टर आपको नहीं आ रहा समझ, उसे पूरी तरह से छोड़ दिए, और जितना समझ में आ रहा है उसको तुम पढ़िए। मान लेते उस चैप्टर से 10 नंबर दे देगा, तो बताओ 80 में से 70 नंबर तो तुम्हारे पास हाथ में है, उसको खींचिए तुम, कि नहीं अब तुम बताओ 70 नंबर के चलते वो 10 नंबर तुम सिक्योर करो। ऐसा नहीं, कन्फ्यूजिंग चीज़ कोई भी चीज़ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जो चीज़ पढ़िएगा इस समय ठोस पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और पेपर सोल्यूशन की बात की जाए 2023 और 24 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सलोनी जी सुबह 8-8 बजे एटलीस्ट हो सकेगा, ठीक है, तो चला जाएगा आप लेक्चर। ऑलरेडी देखो 11 बज गया, अभी खाना बनाना है, फिर खाना है, तब काम करना है भाई। ठीक है, टीसीएस साइकिल इग्नोर कर रहे हैं, जैसे हम टीसीएस साइकिल इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, यदि नहीं याद होता तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, मान लेते आ जाता, लास्ट ऑप्शन आप नहीं कर पाते तो क्रेप साइकिल के बारे में थ्योरी वगैरह लिख सकते हैं, वो जो बताएं ये सिटी इन द केरला वगैरह, वो सब करके वैसे साइकिल वैसे वैसा बना देना अपना। ठीक है, जुट्ठो मुट्ठो, ठीक है, वो समझ जाएंगे टीचर, क्योंकि उतना बड़ा होता है वो भी जानते हैं, टीचर लोग भी जानते हैं यार। ठीक है, इतना बड़ा साइकिल कोई कैसे याद करेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देंगे तभी चल जाएगा। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। 22 का नहीं करवाएंगे, इतने में कंफर्म हो जाएगा भाई। ठीक है, हम देखें 22 का पेपर, ठीक है, इतने के अंदर फिट ही आ जाएगा। 2023 और 24 का पेपर सोल्यूशन कर लीजिए, और सुपर 25 क्वेश्चन कर लीजिए, अपनी काम खत्म हो जाएगा। क्या लिख दिए जी? सर शादी कर लो अपनी जीएफ के साथ। कौन है? खाना नहीं बनाना पड़ेगा है? अरे यार खतरनाक हो का बे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से।